अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने हर चीज़ अपने वालिदैन से सीखी है। अब्बू ने हमें तमीज़ से, इज़्ज़त से बात करना सिखाया, अम्मी ने चलना सिखाया। दोनों ने मिलकर समझदारियाँ अपनी अपनी तरफ से सब हमें बाँटी। लेकिन अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें, ख़ास तौर पे अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ तो माएँ उन्हें हाइजीन के हवाले से गाइड करती हैं, और अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो फादर्स जब वो बड़े हो रहे होते हैं तब उन्हें गाइडलाइन देते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। सो जो बेसिक हमारी ज़रूरियात हैं एक वक्त पे, हमें नहलाना धुलाना, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे कान साफ़ करना, नाखून काटना, बालों में उलझने ना हो, बालों में कोई कचरा ना हो, डैंड्रफ ना हो, ये सब, इन सब बातों का ख़याल हमारी अम्मा रखती हैं। बल्कि अगर जब आप स्कूल गोइंग होते थे और खुदा ना खास्ता आपके सर में कोई गड़बड़ें हो जाती थी, जुएँ वगैरह पड़ जाती थी, तो आपको उस चीज़ से जज किया जाता था कि आपकी माँ कितने सलीका शार है। हमेशा जिनके बच्चों के सर में जुएँ होती थी, उसका जो सारा ज़िम्मेदारी है वो बच्चों के ऊपर नहीं आती थी। कहते थे कि माँ बड़ी फूहड़ है, देखो बच्चों को कितना गंदा रखती है, देखो उनके नाखून नहीं काटे हुए, देखो बच्चों में से बू आती है, नहलाती नहीं है, ऐसे गंदे संदे रहते हैं। सो वो बेसिकली उन गंदे बच्चों को देख के एक माँ को जज किया जाता था कि वो माँ कितनी केयरलेस है, कि वो अपने बच्चों का सही ख्याल नहीं रखती, धुले हुए कपड़े नहीं पहनाती। और उसके बरक्स वही बच्चे जो चमकते हुए, प्यारे, साफ़ सुथरे, नहाए धोए नज़र आते थे, या स्कूल यूनिफॉर्म बड़े उनके साफ़ सुथरे और जूते पॉलिश हुए हुए होते थे, उसकी उस सारी सफाई का क्रेडिट एक्चुअली माँ को जाता था। याद है ना आपको? ऐसा ही है, हमारे बच्चे भी जब बड़े हो रहे थे तब हम कितने कॉन्शियस थे, और हम उनको घड़ी घड़ी सिखाते थे कि बेटा अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे ख्याल रखना है, अब वैसे ख्याल रखना है। यानी कि अभी बलाज की वो ट्रेनिंग जारी है, क्योंकि अभी वो उस फेज से गुजर रहा, नहीं मुझे नहीं नहाना आज, अरे इतनी गर्मी है नहाना पड़ेगा, अरे नहीं मुझे ब्रश नहीं करना, मुझे दांत ब्रश नहीं करने, मुझे बालों का ब्रश नहीं करना। तो अभी तक मैं उस फेज से गुजर रही हूँ कि उसे ट्रेन करूँ कि हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी ज़िंदगियों में। और ये बचपन की बताई हुई चीज़ें बाद में काम आती हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, उनके उनके पास से मतलब जो भी नहीं देखती कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अम्मा अब्बा ने कुछ भी सिखाया है, लोग उनकी प्रेजेंस की वजह से मुंह बना बना के इधर से उधर हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इस गंदगियों की वजह से पहचाने जाते हैं। हाय हाय उसके पास मैं नहीं बैठूंगी, बड़ी बू आती है उसमें से, अल्लाह वो तो जब जूते उतारता है तो मरे हुए चूहों की बू आती है, और पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है अगर कोई आपके बारे में ये बात कर रहा हो कि वो उसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है, वो सफाई का ख्याल नहीं रखता, जबकि हमारे मज़हब में सफाई निस्फ़ ईमान जब कहा गया है। सो क्यों बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैं कल ही बात करी थी कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ हमारे लोग नहीं रखते, जो पब्लिक है वो आम पब्लिक सफाई नहीं करती, ऐसे गाड़ी से बाहर कचरा फेंक देती है। सो वो अपनी भी सफाई नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा महंगा जोड़ा ख़रीद लिया, सैलून जाके मेकअप करा लिया, लेकिन अगर एड़ियाँ फटी हुई होंगी, नाखून ख़राब होंगे, आपके मुंह में से स्मेल आ रही होगी, तो देखें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आप सोचेंगे मैं इस पे प्रोग्राम कर रही हूँ, हाँ मैं इसी पे प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर प्रोग्राम कर रही हूँ। चाहे वो आपके बच्चों की सफाई हो, चाहे वो आपकी सफाई हो, आप कितना ही मेकअप कर लें, आपकी स्किन की सफाई हो, आपकी प्रोडक्ट्स की सफाई हो, वही एक स्पंज, जो गंदा स्पंज है, आप कब से यूज़ करें, धोया तक है नहीं, आपने ऐसे ही रख दिया कि हाय हाय उसके अंदर तो इतनी सारी बेस है, वो तो ज़ाया हो जाएगी। सो आज बेसिकली हम पर्सनल हाइजीन को हाईलाइट कर रहे हैं अपने शो के ज़रिए कि भाई अगर 10 में से 4 लोग भी थोड़े सफाई पसंद हो गए ना, तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। हमारी आज ये कोशिश है कि हम ये बताएं कि लंबे नाखून रख कर, लंबे बालों को आयरन करके या रिबॉन्डिंग करके या कैरेटीन करके, नेल पॉलिश लगी हुई हो, ये सब सफाई नहीं है। वो सफाई वो है जो आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करें कि आपने शावर लिया हुआ है, आपने वज़ू किया हुआ है, आपके बाल साफ़ हैं, आपके नाखून साफ़ हैं, आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ नहीं हो रही, आपकी स्मेल की वजह से।
आज बेसिकली हम हाईलाइट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, जिसमें आपकी कॉस्मेटिक्स की सफाई आ जाएगी, आपकी अपनी सफाई आ जाएगी, आपके बच्चों की सफाई आ जाएगी। माँ को गाइडलाइंस दे रहे हैं जो आपके बड़ों ने आपको नहीं सिखाया, हम आपको वो सिखाने आए हैं आज के शो में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद सफाई निस्फ ईमान है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए आपको आज जाहिर है सफाई निस्फ ईमान के ऊपर बात करने के लिए, हाइजीन के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास जो पैनल है उसमें शामिल है। सबसे पहले तो सुनीता मार्शल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब तुम सोचोगे तुम्हें मैंने आज इस प्रोग्राम में क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? देखो साफ बात ये है सुनीता, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी तुम्हें देख के। शुरू की बात है, शुरू के दिनों में तुम्हारे पैर जो है ना, उसके नाखून जिस तरह फाइल हुए हुए थे और वो उस पर जिस तरह का पेडिक्योर हुआ हुआ था, मैंने जब भी देखा है तुम मतलब लाइक इंसान के जब आप पैर देख लें आपको पता चल जाता है कि जो पैरों का इतना ख्याल रखता है हाइजीन का, तो वो बाकी कितना। तो वो मैंने ये बिल्कुल लड़की सूट करती है शो के टॉपिक पे। बाकायदा तुमने वाइट नेल पॉलिश, मुझे ये भी याद है तुमने वाइट नेल पॉलिश लगाई हुई थी और तुम्हारे जो पैर हैं उसकी एड़ियाँ ये वो बिल्कुल जबरदस्त पेडिक्योर, मैं वेल करती हूँ वैसे। हाँ, एवरी मंथ मैनिक्योर पेडिक्योर मेरा मस्ट है। सब देखो मैंने नोटिस किया था ये। मैंने कहा ओ ये सही बंदी। अच्छा, फिर हमारे साथ है डॉक्टर दुर्र शहवार जो कि पीडियाट्रिशियन है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आपसे हम ज़ाहिर है बच्चों की हाइजीन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि माओं को लगता है कि ये तो सफाई जो है अच्छा जी हो गई तो हो गई, नहीं, लेकिन इसकी वजह से उनकी बच्चों की सेहत पे कितना असर पड़ सकता है, ये आज हम आपसे इस बात पर जो है रोशनी डलवाने के लिए आपको हमने बुलाया है। जी बिल्कुल। फिर हमारे पास हैं डॉक्टर फारिया खान जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक एक्सपर्ट है हमारे पास, जो फाउंडर इवेस एस्थेटिक क्लिनिक से है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। सो वो हमें लगता है कि अच्छा जी हमारे दाने इसलिए हो गए, हमने कॉफ़ी पी ली थी, चॉकलेट खा ली थी, पर हमारे दाने जो है वो गंदगी की वजह से भी हो सकते हैं। डैंड्रफ क्यों हो गई? अच्छा जी गर्म पानी से नहा लिए, मगर वो बहुत सारी गंदी चीज़ें यूज़ करने से या सर ना धोने से भी हो सकती है। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं जो शायद लोगों को इल्म भी नहीं है उसका। सुनीता, ये तुम्हें क्या लगता है एज एन अडल्ट कि बच्चों में सफाई की आदत माएँ कैसे डाल सकती हैं? तुमने अपनी अम्मा से क्या सीखा और फिर तुमने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अपने बच्चों पे क्या अप्लाई किया? देखिए, वैसे तो हर माँ की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को साफ सुथरा ही रखे, लेकिन बच्चे हैं, हाँ, जाहिर सी बात है, वो खेल कूद उनका इस तरह का होता है कि वो जल्दी से वापस से गंदे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में बिल्कुल न्यू बॉर्न से ही अगर आप आदत डाल देना कि आपने शावर लेना है, हाँ, तो वो बच्चों को आदत हो जाती है। क्योंकि मेरे बच्चों को मैं इतना मैंने एवरी डे शावर की आदत डाली थी कि उनको जिस दिन वो कभी होता है ना नहीं भी लिया शावर, तो उनको खुद को अजीब सा फील होता था। हाँ, तो वो खुद कहते थे मामा शावर शावर शावर। अच्छा, बिल्कुल छोटे होते ना, तो मेरा ख्याल है मेरे बच्चे शायद ऐसे थे कि वो बिल्कुल तंग नहीं करते थे। जब वो होए ना कोई 10 साल 11 साल, उस वक्त उन्होंने डंडियाँ मारना शुरू किया। हाँ, ये बलाज भी ऐसी लेकिन है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। अच्छा, तो शावर तो लाजमी लेना। हाँ, और फिर एवरी वीक उनके नाखून चेक करना, बाल चेक करना, क्योंकि स्कूल गोइंग एज में स्पेशली जब ये लोग होते हैं ना 7-8 साल के, उस वक्त जुएं बहुत ज़्यादा पड़ हाँ, जाती जाहिर है बच्चों के साथ बैठते उठते हैं, हाँ, गप लगा रहे होते हैं सर जोड़ जोड़ के, तो आप तो कितने हमारे रोक लो? स्कूल से एक्चुअली नोटिस आ जाता है हाँ, कि अगर किसी के भी सर में उन्होंने पकड़ लिया ना, हाँ, तो वो हर किसी को इन्फॉर्म करते हैं कि जी इन्फेक्शन फैल रहा है, तो कंट्रोल कर लें। तो मैं तो एवरी वीक संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन लेके बैठ के एक दफ़ा तो ये देखो स्कूल चेक ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी क्योंकि चीज़ है। बहुत सारे जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे हाँ। तो हमारे बहुत सारी ऐसी क्लास फेलोज थी जो तेल लगा के सर में आती थी स्कूल, और हम वो उसकी हाइट छोटी थी लड़की की, तो वो आगे खड़ी होती थी, हम उसके पीछे। तो तुम्हें पता है हम असेंबली में उसकी जुएं गिन रहे होते थे, नहीं। ये चल रही है, ये चल रही है। मतलब एज बच्चे मेरी ये मेमोरी है दिमाग में
कि अच्छा वो पता है लोगों को ये भी नहीं पता कि अब तो इतने सारी वो मेडिकेटेड वो शैम्पू हाँ। और भी चीज़ें आ गई हैं जिससे जुएं साफ़ हो जाती हैं। Exactly. और इतनी अच्छी हैं वो कि आप हाँ। एक दफ़ा इस्तेमाल करें वो दोबारा जुएं नहीं पड़ते। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी का ये हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियां हैं, बाल लंबे होते हैं। मैंने एक दफ़ा यूज़ किया, उसके बाद उसकी जुएं पड़ी ही नहीं। हम्म। मुझे तो अपनी अम्मी से ऐसी आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी अम्मी वर्किंग लेडी थी, और मैंने जैसे अभी इंट्रो में भी कहा कि आपकी माँ को जज किया जाता है आपके बच्चों की सफाई से, बिल्कुल। कि आपके बच्चे साफ सुथरे कितने हैं। तो अम्मी को ना एक दिल में एक वो होती है ना मॉम गिल्ट, कि मैं वर्किंग लेडी हूँ तो मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर खुदा न खास्ता हमारे कभी प्रॉब्लम होती तो अम्मी तो उस ज़माने में थे केमिकल्स और शैम्पू नहीं होते थे, तो अम्मी तो हमें इतना ज़्यादा बिल्कुल कि सर में कोई गंद ना रहे, कुछ ना रहे, थकी हारी ऑफिस से आती थी, और जब उनको ऐसा कुछ होता था तो हमारी सफाइयों के लिए बैठ जाती थी। मेरे भी क्योंकि मैं और मेरी बहन हाँ। हम दोनों 1 साल का डिफरेंस है और बाल लंबे हमारे हमेशा से। Exactly. और अम्मी वही हर फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती थी हाँ। उस टाइम, एवरी फ्राइडे तेल बिल्कुल। लगता था और जी कंघी सफाई हो रही होती थी। हाँ। सो ये चीज़ अम्मी से पिक करते हैं, हम अपनी माओ से ही बिल्कुल सीखते ऐसा ही हैं। है। तो बेटी जो है वो काबू में नहीं आती थी, जब मेरे उसके भी लंबे बाल, तो वहाँ यासिर को, यासिर देखो ये सुन नहीं रही मेरी बात, तो वो बैठा हुआ होता था, कर रहा होता था, और हमारी भी हर हफ्ते यही चक्कर होता था। तो वो अम्मा से हमने वो किया, और फिर अब बच्चों को इतनी ज़्यादा आदत हो गई वही नहलाने वाली, हाँ। कि वो उनको खुद उलझन होती। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा बेटा जो है वो सर्दी में शिकागो में पढ़ता, हाँ। और सर्दी इतनी बर्फबारी हो रही कि मेरा भी दिल ना जाए हाँ, लेकिन शावर, शावर लेकिन वो शावर लिए बगैर जाता नहीं कॉलेज। आदत ना, आदत पड़ी, बचपन से और अगर मैं आदत इतनी इम्प्रेस, मैंने यासिर से कहा और इतनी सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी, मैं उसके पास छुट्टी पे गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, वो शावर लेकर जा रहा है, मैं खुद डर वो हो रही हूँ कि इतनी ठिठर रही हूँ सर्दी से कि मैं सोच भी नहीं सकती कि अभी मैं बाहर निकल रही हूँ तो शावर लूँ। लेकिन क्योंकि उसकी आदत मैंने सवेरे डाली, मेरे बच्चे सवेरे नहा के फिर जाते थे स्कूल, तो वो आदत इतनी डेवलप हुई हुई है कि स्कूल से पहले एकदम आंखें खुल जाती हैं बिल्कुल। कि वो यही वाली और बात। सिर्फ बाल और नाखून ही नहीं, आपको दांत भी जरूर बच्चों के देखने चाहिए। आजकल तो बच्चे डंडी मार लेते हैं हाँ, दांत बहुत। साफ करने। मगर वही है ना कि वो आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, आपको नोट दांत करना दिखाओ। हाँ, चेक करना पड़ता है। ये। कान नहीं साफ करते ना, हाँ, तो कान तो बच्चे खुद नहीं कर सकते, माओं को ही करने पड़ते हैं तो बिल्कुल। मैं तो वो क्रीम लेके अच्छी तरह उनके कान साफ करती हूँ। वही ना, बिल्कुल बिल्कुल। सो आप लोगों से भी हम मदद लेंगे अभी, एयर एंड नोज क्लीनिंग। डॉक्टर दुरेशवार प्लीज़ आप थोड़ा हमें गाइड करें कि बच्चों की अक्सर हमने देखा है वो भी ज़ाहिर कराहियत आती है, छोटे बच्चों को मज़ा आता है, नाक में फुल उंगली है तो चल रही है मतलब, और पब्लिक में बैठ के कर रहे होते हैं। कुछ छोटे छोटे एटिकेट्स हैं जो हमारे माओं को हमें सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को नहीं सिखाए हुए। एक्चुअली वाली बात सबसे पहले कि रूटीन सेट करना होता है ना आपको, जैसे न्यूबॉर्न के हैबिट्स है हमारे ही होता है। वो वाली बात, जब बच्चा पैदा होता है तो ऑयलिंग तो रोज़ाना हो रही होती है बच्चों की, लेकिन उसको डेली बात क्या नहीं होता। बहुत से अडल्ट घरों में कहते हैं कि अब ठंड लग जाएगी, गर्मी है, एक तो ओवर रैपिंग का हमारे इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फिर वही बात है, न्यूबॉर्न की एज से आपको हैबिट सेट करनी होती है। बच्चों की बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, तो उनके नेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, उनका वैक्स जो होता है, एयर वैक्स है, नेज़ल सिक्रीशन से बहुत अच्छे से बन रही होती है, क्योंकि अल्लाह में प्रोटेक्शन चाह रहा होता है। हमारे जो सबसे पहले प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं वो हमारा एयर, नोज़ एंड माउथ है। तो कोई भी चीज़ बॉडी में एंटर होती है तो जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है उसको हमारे ये सेफ गार्ड एंट्रेंस कहलाती है, आपकी जो भी वायरस है उसको रोकता है। तो वो सिक्रीशंस बनती है, और जैसे आपने कहा अगर थोड़े बड़े बच्चे की बात करें तो वो सिक्रीशन ड्राई होती है तो वो उनको इरिटेट करती हैं। तो और नेज़ल सिक्रीशन का और एयर सिक्रीशन का यही है कि आप जितना उसको रब करेंगे, जितना, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एयर में वैक्स बन रहा है तो जैसे बहुत सी रूटीन है कि कॉटन बड से माएँ साफ़ करती हैं, हम उनको मना करते हैं कि कॉटन बड से क्लीनिंग ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि सिक्रीशंस और बढ़ती हैं। अल्लाह मैंने कान के पर्दे की अगर हम बात करते हैं तो अंदर से बंद है और यहीं से ओपन है हमारा ना, तो जब वो वैक्स बनता है, एयर वैक्स, तो वो स्वेल करके अल्टीमेटली बाहर ही की तरफ आएगा। तो जब आपको वो वैक्स नज़र आने लगे तो जब बच्चे को डेली बाथ दें तो वो आप टावल से, जो हम कहते हैं थोड़ा सा आप इसको एज बना के या टिश्यू से उसको आप बाहर से ही साफ़ करें। जब आप कॉटन बड से साफ़ करते हैं तो एक्चुअली आप प्रेशर अंदर की तरफ डालना है,
वो वापस अंदर ही जो है वो स्टक हो जाता है, तो उसको स्वेल करके बाहर निकालें। दूसरा नेजल सिक्रेशन वाली बात स्वेल है, करके बाहर कैसे आएगा? खुद ही आता है वो, नेक्स्ट ईयर होता है। और अगर वो हार्ड हो जाता है तो उसके ड्रॉप्स आते हैं जैसे सोडा ग्लिसरीन के, तो वो आप डालते हैं सोडा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। हाँ, तो वो उससे स्वेल करके बाहर आता है। वैक्स ने अल्टीमेटली एयर वैक्स ने बाहर ही आना होता है। इनफैक्ट बस होता है कि आपको उसको जब भी बात लें तो अच्छे से जो आपका टावल है उसी को अराउंड द फिंगर जो आप रोटेट करके अच्छा, उसको मेरा साफ कर लें। बड़ा वाला बेटा जब छोटा था तो उसको ना कान में बहुत ज़्यादा वैक्स का प्रॉब्लम रहने लगा था, और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो सुनता भी फिर ऊंचा है उसी वजह से, क्योंकि वैक्स आपके एयर ड्रम के ऊपर हेयर कर देता है ना। वो अबनॉर्मल तौर पर उसके वैक्स जमा हो रही थी। फिर मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जब लेके गई तो अंदर से इतना बड़ा गोला जी, वो निकला। बिल्कुल एक्चुअली वो सिक्रीशंस उनके अंदर तो इम्पैक्ट नहीं जा सकते। हाँ। वो बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता पूरा, जैसे आपने कहा ना, पूरा एक गोला बन जाता है। तो वो फिर आपकी हेयरिंग, बच्चों को बहुत से पेरेंट्स आके लेकिन वो कहते हैं ये क्यों हो जाता है ऐसा? वो अगर टाइमली हम उसको ना निकालें, जैसे अच्छा। वैक्स बनता है तो विद इन अ वीक बनेगा, तो वो थोड़ा सा जैसे वेट वैक्स है, तो आप उसको वही वाली बात है, जब भी बात करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं नहाने के बाद हमेशा टॉवल से अपनी नोज़ और एयर को खुद से क्लीन कर लें। Okay. तो उससे होता है कि जो भी सिक्रीशन है वो फ़ौरन से जो है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर उसको हम छोड़ देंगे, कुछ लोगों की जैसे आपने कहा सिक्रीशन ज़्यादा बनती है, हाँ। तो अगर उस वैक्स को हम छोड़ देते हैं तो वो एयर ड्रम पे बनता रहता है, तो फिर वो इतना हार्ड हो जाता है कि आवाज़ सुनाई नहीं देती। और बहुत से पेरेंट्स जैसे कहते हैं कि हम आवाज़ दे रहे हैं, बच्चे को आवाज़ नहीं, क्योंकि वो एयर ड्रम के ऊपर उसने आके हिंड्रेंस कर दी होती है। अच्छा। इसी तरह से नेज़ल सिक्रेशंस का भी ये होता है कि अगर बच्चे बार बार नोज़ अपनी जो है वो प्रिक कर रहे होते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है, तो वो आदत बन जाती है। आदत बन जाती है, उनको सिक्रेशंस होती है ना, तो उनको बड़ा आपने देखा होगा बहुत से बच्चे खेलते खेलते नेज़ से वो मुंह में भी आ जाती है, उनकी नेज़ल सिक्रेशंस आ रही होती है। तो हम लोग कहते हैं, मतलब हम लोग को तो बहुत यकी लग रहा होता है, लेकिन बच्चों को वो टेस्ट जैसे कहें, क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैंने देखा है बच्चों को खाते हुए। एक्चुअली दे आर क्यूरियस, वो एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ है। यानी बच्चों का अभी देखे ना, मैसी जैसे अभी सुनीता ने कहा कि गंदी चीज़ भी वो उठा के ना, दे जस्ट एक्सप्लोर के मैं टेस्ट कर लूँ। हाँ। तो दे टेस्ट दे सिक्रीशन होता है, उसमें बहुत सारी बातें ट्रेनिंग करनी होती है कि अगर आपकी सिक्रीशंस आ रही हैं बच्चों को, तो आप रूटीन, जैसे अगर छोटा बच्चा है तो आप चेस्ट ड्रोलर डाल दीजिए उसके, तो बच्चे की जैसे चेस्ट क्या? चेस्ट ड्रोलर, जो बिब आर्म हम उसको अच्छा, कहते हैं, अच्छा, वो अच्छा, आप डाल के जब भी सिक्रीशन होता है उसको टैपिंग से कहें। बच्चे के रिफ्लेक्सेस आपने करने होते हैं, वही बात है, जैसे आपने कहा रूटीन है। अगर आप बच्चों को शुरू से ही आदत डालेंगे कि डेली बात लेना है, ब्रशिंग करना है। हमारे यहाँ बच्चे जैसे आते हैं हमारे पास 1.5 साल के हो जाते हैं, माएँ ब्रश ही नहीं कराती, जबकि रिकमेंडेड है कि फर्स्ट टीथ इरप्ट होते ही आपने सिलिकॉन वाले ब्रश जो आते हैं, वो फिंगर इतने ब्रश, प्यारे होते हैं जो आप उंगली पे पहन ले, सिलिकॉन वाले। बिल्कुल, हाँ, तो और आप- वो क्यूट जी, लगते हैं उससे, और उससे आपको टंग को भी साफ करना चाहिए, हाँ। क्योंकि बच्चे फीड करते हैं तो उनका मिल्क जो है ना वो सारा जो है वो डिपॉजिट हो रहा होता है टंग के ऊपर। इसलिए बहुत सी पेरेंट्स जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा प्रॉपर खा नहीं रहा है। अच्छा, एक और बात, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नेल्स होते हैं, माएँ डर के मारे नहीं काटती कि उसकी उंगली ना कट जाए। आप जरा बताएं कि वो जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं, मेरी अम्मी तो फूंक मार मार के ना मेरे बच्चों को, मैं डरती थी तो क्या कहती थी, वो कहती थी फूंक से ही निकल जाते हैं। वो फूंक मारती थी और उसी से वो इतने, मतलब जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। एक्चुअली लेकिन अब तो इतनी अच्छी अच्छी जी। सिजर्स आती हैं छोटी नहीं, सी। अब तो ट्रिमर आ गए हैं, बहुत Trimmers अच्छे भी आते ट्रिमर्स हैं। आ गए हैं। पहले मदर्स को ये फेयर होता था कि हम ट्रिम करेंगे तो नेल कटर से या सिजर से, तो वो स्किन, क्योंकि उनके बिल्कुल एम्बेडेड होता है। जैसे आपने कहा शुरू में जब बच्चा बिल्कुल होता है तो स्किन उसकी, क्योंकि नेल पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं तो स्किन हार्ड होती है। तो वो जो पुराने ज़माने के लोगों को तो एक्चुअली वो फूंक से तो नहीं, लेकिन वो ये होता है कि वो जेंटल आप रब करें तो वो हो जाता है। लेकिन अब तो ट्रिमर्स बहुत अच्छे हैं। अब तो बहुत और वही वाली बात है, वीकली आपको 3-4 डेज़ के बाद बच्चों के नेल्स को शुरू में ही ट्रिम कर दें। इवन हमारे पास क्लिनिक्स में पेरेंट्स आते हैं, बच्चा गला ख़राब है, सब कुछ है, कपड़े भी अच्छे पहनाए हुए, लेकिन अगर वही वाली आपकी बात, नेल्स देखें तो वो इतने डर्टी होते हैं, उसके अंदर मैल है। तो अगर आप बच्चों के नेल बढ़े हुए हैं तो उसको प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग ही नहीं होती है, पेरेंट्स देते ही नहीं है ना। कितनी सारी हम बीमारियां उससे फैल रही होती हैं कि आप बच्चों को हाथ धोने की आदत ही नहीं है। मतलब, और मेरा बच्चा डांट खाता है, फ्लश करना भूल जाता है बार बार। अब ये देखिए, बार बार आप एक बच्चे पे एम्फसाइज करेंगे फ्लश करो फ्लश करो फ्लश, क्योंकि ये आम समझा जाता है। और कितनी बुरी लगती है ये बात जब फिर वही डेवलप हो जाती है आदत बड़े होने के बाद। अक्सर मियाँ बीवी में इस चक्कर में लड़ाई होती है, फ्लश क्यों नहीं किया। या आप कहीं किसी पब्लिक टॉयलेट पे या कहीं मेहमान गए हैं, आपको आदत ही नहीं है फ्लश करने की, तो आउट ऑफ एटिकेट्स आ जाता है ना। ये वाली टॉयलेट बात। ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप घर में भी हो या बाहर भी, तो जब आप यूज़ करें उससे पहले उसको फ्लश करें, हाँ। ताकि जिस किसी के और का बैक्टीरिया या वो है और वो सीट जो कवर है कमोड का, उसको आप नॉर्मल पेपर से टिश्यू साफ पेपर से करें। वॉश करके वाटर से उसको क्लीन करके
फिर यूज़ करें और फिर जब आप खुद उसको यूज़ कर लें तो उसको दोबारा शाइन और करके ये एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जब फ्लश करें तो प्लीज़ पहले लिड बंद Lid करें बंद कर Oh, दें, yes. और फिर फ्लश करें। हाँ, ये लोगों को नहीं पता Separate, हमारे वो यहाँ बैक्टीरिया पूरा क्योंकि एयर वो में पूरे एनवायरनमेंट में बाथरूम में बैक्टीरिया फैल है। जाता है। हाँ। और लिड का कमोड का यही है कि आप जब भी कहीं चाहे घर में हो चाहे बाहर जाएं तो आप लिड शुड बी ऑलवेज क्लोज। जब आप यूज़ करें उस वक्त करने से पहले उसको शैंक को फ्लश कर लें और फिर जब आप री यूज़ कर लें अपना उसके बाद कवर करके फिर आप जो है उसको वो फ्लश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप वॉशरूम यूज़ करें या जाएं हैंड वॉशिंग उसके बाद, क्योंकि वही बताया आधे बैक्टीरिया वही आपके हैंड में होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे बच्चे सेफ़ हो जाते हैं। अब हमारी बहुत कॉमन चीज़ है टाइफॉइड, वो फीको ओरल इसी कंटेमिनेशन से ही फैल रहा होता है और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। वो कहते हैं, जब हम पूछते हैं हैंड वॉश करता है बच्चा वॉशरूम जाने के बाद या खाने से पहले, हाँ कर सा लेता है। अगर आप रूटीन सेट कर देंगे तो आपकी वाली बातें ट्रेनिंग होगी, बच्चे के रिफ्लेक्स बन जाते हैं ना वो वाली लेकिन बातें। हमारे यहाँ जब भी टाइफॉइड होता है ना किसी बच्चे को, तो आगे से सुनने को सिर्फ ये मिलता है वो बाहर का कुछ गंदा खा लिया था। खाया होगा, सही जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर से गंदा खाया हो, ये हैंड वॉश भी उसके अंदर एग्जैक्टली शामिल है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो कंटेमिनेशन ना बाहर की में ये होता है वाली तो पानी, क्योंकि यूजुअली नॉर्मल साफ पानी नहीं होता। तो ये कि आप बॉयल वाटर यूज़ करें और वही बात है बाहर की चीज़ें कम और घर में हाइजीन, वही बात है हाइजीन वाली बात, सफाई निफ्स से मान आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपने हैंड वॉशिंग से ही खाने से पहले अगर आपने हैंड वॉश कर लिया, वॉशरूम यूज़ करने के बाद हैंड वॉश कर लिया, ब्रशिंग प्रॉपर कर ली, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जहाँ से आपके बैक्टीरिया बहुत से एंट्रेंसेस रुक जाते हैं, तो सेफ हो देखिए जाती है। बच्चों को ट्रेन करने का एक मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल आई है ये जहन में। अक्सर हम एक दूसरे का झूठा पी लेते ना, बॉटल से पी लिया, फैमिली तो पीती ही पीती है ना आपस में, कजन्स और ये वो। जब जिस ज़माने में मेरा बलाज ग्रो कर रहा था तो उस ज़माने में कोविड था, तो स्कूल वालों ने इतना इनके दिमाग में चीज़ डाल दी कि बलाज झूठा नहीं पी सकता, मेरा तक नहीं पी सकता। वो इतना, क्योंकि आपस में बच्चे स्कूल्स में एक दूसरे की बॉटल झूठा पी लेते हैं आराम से, वो दोस्त हैं तो वो पी लेते हैं। लेकिन उन्होंने इतना इंड्यूस कर दिया दिमाग में कोविड की वजह से स्पेशली, कि वो अभी तक वो किसी का भी झूठा होता है वो प्यासा रह जाएगा, वो नहीं पी सकता, क्योंकि वो अच्छी बचपन चीज़ से है। उसकी इंड्यूस हो गई है दिमाग में। स्कूल ने किया, माएँ भी कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ें। वो ये बचपन के जो 7 साल तक की एज है उसमें तो बच्चा स्पंज की तरह सब चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहा होता है ना। हाँ, बीनिश आ गई है, बीनिश भी आ जाए हमारे पास, ज्वाइन कर ले। बीनिश ज़ाहिर है कॉस्मेटिक्स और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उसकी हाइजीन कितनी ज़रूरत है। प्लीज़ बैठो। हेलो। तो हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कील मुहासे एक्ने, और डॉक्टर फारिया आपसे हम पूछेंगे कि बेसिकली आप देखें जितना भी आप मेकअप से लीपा पोती करके कवर कर लें फेस, मगर जब आप सही क्लेंजिंग नहीं करते, बहुत सारे लोग मेकअप करके सो जाते हैं। सुनीता एज मॉडल बताएगी कि बहुत सारी इसकी साथी मॉडल्स होती होंगी जो सुबह दूसरे दिन आती होंगी, उनके मेकअप लगा होता है। एक ज़माने में मैं भी करती थी, मेकअप के साथ सो जाती थी। अल्लाह, सुनीता। किया हुआ है मैंने भी, कम किया है लेकिन किया है। और मतलब लाइक वो उस वक्त तुम इतनी थकी हुई होती हो कि तुम्हारी हिम्मत हाँ, नहीं होती। हिम्मत नहीं होती This is और the worst thing you can do to your skin. Worst thing to your skin. ओए, आपकी स्किन ब्रीद नहीं कर सकती है, सारा बैक्टीरिया आपकी स्किन के अंदर जा रहा होता है। इसीलिए अक्सर आप देखें कि जब आप मेकअप अगर लगा के किसी एक रात भी सो जाएंगे तो दूसरे दिन आपकी स्किन एक्सट्रीम डिहाइड्रेटेड, कभी कभी कोई 1-2 पिंपल भी निकल आता है। अच्छा, इसकी अगर साइंस पूछे डॉक्टर फारिया तो क्या साइंस है? अगर आप किसी दिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मेकअप लगा के सो गए तो एक्नी जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सबसे पहले तो ये इदराकी नहीं है लोगों को कि एक्नी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपकी पर्सनल हाइजीन से डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारी जिल्द में ओपन पोर्स होते हैं, आप मेकअप ही नहीं कुछ भी स्किन पे अप्लाई करें, इवन अगर आप सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू शेड इट ऑफ। अच्छा, हाँ, आफ्टर 5 आवर्स यू नीड टू वॉश योर फेस, ताकि उसको आप रीडू कर सकें। ऑल्सो जो सनस्क्रीन लोग लगाते हैं उनको लगता है कि मॉर्निंग में लगाया तो वो रात तक उनको कवरेज देगा, 4 आवर्स के बाद सनस्क्रीन अपनी पोटेंसी छोड़ देता है। Okay. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक्निक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओपन पोर्स जब क्लॉग हो जाते हैं किसी भी चीज़ से और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होती है पी एक्नीज की, तो फिर वहाँ एक्नी आती है। लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं बीच में कट कर रही हूँ। तो एक्नी अक्सर लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स भी होती है, कि अगर आपकी फैमिली में रन कर रही है तो जी आपको भी हो रही है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं सुनीता। फॉर एग्जांपल अगर आपके जेनेटिक में एक्नी है तो आपको एक सर्टेन एज में ऑनसेट आ जाएगा, स्पेशली टीनेजर्स में हार्मोनल सब सर्च की वजह से एक्नी डेवलप हो जाती है।
लेकिन हमारे सोसाइटी में जो मोस्ट कॉमन इशू है वो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। लोग अपना फेस वॉश करना पसंद ही नहीं करते मॉर्निंग के बाद। इट इज़ रिकमेंडेड टू वॉश योर फेस एटलीस्ट 3 times in a day, एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल देन यू नीड टू कीप इट इन योर रूटीन, ताकि आपकी जो डर्ट है वो अंदर एक्यूमुलेट ना हो, वो पॉल्यूट ना हो, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, एक्नी ना आए। तो एक्नी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट यू नीड टू यूज़ अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, Salicylic acid। ताकि आपकी क्लेंजिंग भी होती रहे। 3 times a day आप उसको पर हैबिट बना सैलिसिलिक लें। एसिड फेस वॉश हर कोई यूज करे, किसी की ड्राई स्किन है जैसे सुनीता की ड्राई है। नहीं, ओनली एक्नी प्रोन स्किन। अच्छा, acne। जैसे आपको लग रहा है कि आपका टी जोन ऑयली रहता है, हाँ। आपकी ऑयल सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, हाँ। देन यू नीड टू यूज़। टीनेजर्स में तो हम यूजुअली रिकमेंड करते ही हैं, क्योंकि उनको हार्मोनल सर्च की वजह से दे आर मोर प्रोन टू डेवलप एक्नी। Okay, उनको एक्नी ज़्यादा आती है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि ये मेकअप जो लोग करके सो जाते हैं, हर मेकअप की एक शेल्फ लाइफ होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, उसके बाद एक्सपायरी के बाद तो दवा भी जहर है। तो वो मेकअप इवेंचुअली इट इज़ कॉजिंग योर स्किन टू बी थिन, इट इज़ कॉजिंग योर स्किन टू बी मोर प्रोन टू डेवलप एक्नी, और पिगमेंटेशन भी आती है। अच्छा, एक्चुअली ये बहुत मेजर मसला है कि हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि बस हमने अगर एक फाउंडेशन ख़रीद लिया तो अब वो अगर उसको 2 साल भी हो गए ड्रेसर पे बैठे हुए, वो फिर भी निकाल के उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हर औरत तो हर रोज़ मेकअप नहीं करती है, ठीक है। अगर उन्होंने एक अच्छी बॉटल बाय कर लिया है तो वो समझते हैं कि जी ये अब चलता सारा साल रहेगा, पूरी जब तक हम ज़िंदगी मरेंगे नहीं ये चलता- चलती रहेगी। हाँ, ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपको पता है आई शेडो किट्स भी एक्सपायर होती अच्छा, हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम मेकअप की हाइजीन के ऊपर भी बात करेंगे, स्किन की हाइजीन, और बहुत मतलब सफाई से रिलेटेड आज जो भी चीज़ें खुद आप शर्मिंदा होंगी, हाय मैं तो यही करती हूँ। तो देखिए आईना दिखाते हैं हम आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम पर्सनल हाइजीन के ऊपर बात करें। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख लेते हैं, किचन चमक रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन को ख़ुद देखें या उनके बच्चों को देखें तो वो सब साफ़ क्यों नहीं है, उनमें से क्यों ऐसी स्मेल डेवलप हो रही है कि उनके बराबर वाले जो हैं वो उनसे जान छुड़ाने के लिए, आपको पता है आपके बच्चों की दोस्तियाँ भी नहीं होंगी। अगर आपके बच्चों में से स्मेल आ रही होगी तो उनके दोस्त उनके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। सो आप सोचिए कि उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है अगर आप उन्हें पर्सनल हाइजीन के हवाले से चीज़ें डेवलप ना करवाएं। हम क्या बात कर रहे थे जाने से पहले? मेकअप प्रोडक्ट्स। मेकअप प्रोडक्ट्स रात में Expired सो के नहीं, हम बात कर रहे थे बेसिकली, वो तो अब आगे करेंगे, कि जो मेकअप करके अक्सर लोग जो हैं वो सो जाते हैं। शादी ब्याह से आए हैं, अच्छा जी कभी कभार मेकअप किया है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लेंजिंग का। जो लोग कभी कभार मेकअप करते हैं उनके अंदर अक्सर मैंने देखा कॉन्सेप्ट नहीं है, और बहुत सारे तो ऐसे ही सो जाते हैं कि अच्छा ही मेकअप हुआ है ना, सैलून से कराया है। लेकिन एक दफ़ा स्वाभाविक आपको चलने का है। आदत हो जाए ना कि मुंह धो के सोना है, उसके बाद आपको नींद ही नहीं आएगी जब तक आप जैसे मुंह मैं नहीं सो धोएंगे। सकती, मेरा रोज मेकअप होता है। शुरू में मैंने ये गलती की कि दोपहर में कभी कभार ना मेकअप हुआ हुआ सुबह और मैं गाड़ी में सो गई और उसके बाद हिम्मत नहीं उतारने की, तो मेरे दाने आ जाते हैं मेरी स्किन पे फौरन। यूँ एक दिन ना मेकअप उतारूं तो दाने आते हैं। तो मैं मेकअप मुंह पे लगा के सो ही नहीं सकती। ये एक दाने habit क्या है। हैं? वो एक्चुअली ब्लैक हेड और वाइट हेड्स हैं। वो भी develop कॉमेडोनल डेवलपमेंट है, हाँ। और वो अगर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई तो फिर वो एक्नी हो जाएगी। अच्छा, खाली फेस ही नहीं, बहुत सारे लोग हेयर स्प्रे जेल बालों पे भी लगे होते हैं, वो उसके साथ ही सो जाते हैं। नहीं, छुड़ाना ज़रूरी हाँ, होता है वो अगर आप नहीं निकाले बालों से तो क्या हो सकता है, मुझे बताएं। देखिए, स्प्रे किसी वगैरह। भी केमिकल का एक मखसूस टाइम से ज़्यादा आपके बालों पे रहना आपके बालों का टेक्सचर ख़राब करेगा, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करेगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है पूरे रात सर पे ऑयलिंग करके सोने की। उससे सबसे पहले तो आपको डेवलप होती है फेशियल एक्नी, क्योंकि ऑयल की वजह से आपकी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा माथे पे एक्नी आती है। इसके अलावा जो पूरी रात लोग ऑयल या इस तरह के जेल यूज़ करते हैं, उनके सर में जुएँ और लीखों की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये एक कंटेजियस मसला है। देर सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा, मैक्सिमम 1 आवर, और वो भी हम कहते हैं बिफोर शावर।
नहाने से पहले 1 घंटा लगाएं। ये जो प्रैक्टिस है कि अगर आप 12-12 घंटे ऑयल लगा के रखेंगे और उससे आपका बाल मजबूत हो रहा है, एक्चुअली आप अपनी बालों की शैफ्ट को और वीक कर रहे हैं, उसको और प्रोन टू ब्रेक कर रहे हैं, वो टूटेगा जल्दी और उसकी जड़ कमज़ोर हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि जब आपको जुएँ और लीखें हो गई, तो इस बात को प्लीज़ समझिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसको इलाज कराना है और ये काबिल इलाज है। 1 या 2 दफ़ा के ओवर द काउंटर शैम्पू लेने से आपकी जुएँ ख़त्म नहीं होती। जुएँ और लीखें एक पूरी साइकिल है निदा। जैसे कि 6 वीक्स की साइकिल होती है, हम पहली साइकिल में उसकी जूं को ख़त्म करते हैं सर की, उसके बाद लीक, उसके बाद वो अनविजिबल अंडे जो उसने दिए हुए होते हैं जो 4 हफ्ते के बाद जुओं में तब्दील हो तो जाएंगे। आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले तो लगाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। अच्छा। बच्चे की एज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर बड़ों में है तो फिर खाने की गोलियाँ दी जाती हैं। यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ कि पूरी फैमिली का एक साथ इलाज हो, क्योंकि कंटेजियस है। पिलोज भी शेयर हो रहे हैं, बेड भी शेयर हो रहे हैं। एक्चुअली हम इस पे भी बात करने वाले थे, ये पिलोज और जो बेडशीट्स हैं, हम नहा धो के साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन लोगों के यहाँ रिवाज ही नहीं है ज़्यादा जल्दी जल्दी बदलने का। पता नहीं क्यों कि बेडशीट्स और तकियों के खिलाफ ये चेंज ही नहीं करते वो लोग। चेंज भी नहीं करते। और एक और प्रैक्टिस ये है कि एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करना, एक दूसरे का टॉवल इस्तेमाल करना। अच्छा। हाँ, तो अगर आपसे पहले किसी ने वो टॉवल यूज़ किया आपकी फैमिली मेम्बर में और उसको अगर कोई स्किन का डिसऑर्डर है और वो कंटेजियस है, तो वो फिर आपको भी हो जाएगा। फंगल जो फैलते हैं पूरी पूरी फैमिली में, कि पहले वालदा आईं कि हमें पहले फंगल था, हमें खारिश थी, हमने उसको इग्नोर किया, इस वक्त वो तमाम बच्चों में मौजूद है। हाँ। फिर ये पूरी फैमिली मुतासर हो जाती है। घर की मेट्स पे की हाइजीन भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिफरेंट घरों से होती भी आपके पास आ रही हैं। कोविड में बहुत ये मसला हुआ, हमारे पास पेशेंट्स आते थे स्किन के डिसऑर्डर्स लेके, और जब हम, और पेशेंट खुद डॉक्टर हैं तो वो अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन जब हमने पूछा कि ओके जो आपकी मेड आ रही हैं उनके हाथों के बारे में क्या ख्याल है, हाँ उसके हाथों पे दाने हैं और दाद भी हैं। जब हमने वो उसको भी करेक्ट करवाया तो पूरी फैमिली का इलाज हो गया। मेरी बेटी को स्केबीज हो गया था मेड की वजह से। बीज तो बहुत स्केबीज तो कंटेजियस बहुत कॉमन है। क्या पूरा होता है हमारा स्केबीज? पूरा घर जो है वो अपने स्केबीज क्या होता है? ये एक पैरासिटिक डिसऑर्डर है, जैसा कि जुएं, लीखें, हाँ। मैदे के कीड़े, बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं, ये सब एक पैरासिटिक डिसऑर्डर है। यानी कि आपके जिल्द पे एक फॉरेन बॉडी आ गई है और वो रह रही है। तो वो क्या होता है स्केबीज? खारिश होती वो थी एक्चुअली और मैगेट्स की बाकायदा तरह से ना वो अंडे देते हैं और इंटरडिजिटल एरियाज यानी उंगलियों के बीच में और पैरों के बीच के जो हमारी एरियाज हैं यहाँ से वो शुरू होता है और छोटे छोटे दाने होते हैं, यूजुअली किसी एक को होता है और वो स्क्रैच आउट जब करता है तो वो शेड आउट होता है ड्रेस में, कपड़ों में, और फिर वो पूरी फैमिली में स्प्रेड करता है। तो उसके लिए जो है ना वो आपको पूरी फैमिली को एक साथ जो है वो ट्रीट करना पड़ता है। यानी जिसका लोशन आता है कि स्पेसिफिक जो ओवर द नाइट लगाना होता है, फिर पूरी फैमिली को सुबह बाथ लेना होता है और उसके साथ जितने भी घर चादरें की भी चीज़ें हैं, गर्म पानी में क्लोथ्स धोते हैं, थे। उन सबको गर्म पानी में धो के धूप में सुखाना होता है। वो हाई टेम्परेचर पे जाके उसका जो है ना वो अंडे जो होते हैं मैगेट्स वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वरना वो स्प्रेड होता रहता है। ये 3 महीने लोग किया ये स्केबीज, हाँ 3 महीने हर हफ्ते हमारा वो पूरा वो लोशन था, पूरे घर को एक साथ लगता था, साइकिल तोड़नी पड़ती है। पूरा तोड़नी एक पड़ती है साथ उसमें। सारी बेडशीट्स तकिए सब चीज़ें धुलती थी। और तो वो घर में कपड़े- फैल गया था क्या? नहीं फैला नहीं था, हाँ। हुआ सिर्फ बेटी को था। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फैल सकता साइकिल होती है ना उसकी, हर 4 वीक्स के बाद वो वो पूरे घर को करवाते हैं फिर। ओह, इसमें बहुत हाँ, मुश्किल इसमें काम 2 था। टेक होम मैसेज हैं। एक तो स्केबीज को अगर आइडेंटिफाई करना है और आपकी फैमिली में किसी को खारिश का मसला स्टार्ट हो गया है और स्पेशली आप देख रहे हैं कि खारिश रात में ज़्यादा है, तो स्केबीज का चांस है। ये स्केबीज का एक क्लासिकल साइन है कि रात की खारिश होती है। और ये खुद ब खुद खत्म नहीं हो सकता? नहीं, ये कि पूरी लोग साइकिल खत्म इग्नोर करनी करेंगे यार चलो हो जाएगी ये नहीं, वो। ये फैल जाएगा। नहीं ना, इसके फैलता अलावा जाता है। जो मुतासरा पेशेंट है आपकी फैमिली में, उसके कपड़े तो धुलवाने सुन के लिए ही टब खारिश अलग कर होना दें। शुरू हो गई। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि वो क्लिनलीनेस इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरी मेड थी जो छुट्टी पे गई हुई थी और वो वापस आई है, उसके बाद से ये शुरू हुआ है। तो हम समझ गए थे कि वो मेड जो है वो अपने साथ कपड़ों क्योंकि में आप या चाहे किसी- ये उनको वाली, कितना हाँ। भी साफ रखें, हाँ। जब वो हफ्तेवार छुट्टी पे जाती हैं और फिर वो जाती तो उसी माहौल में जहाँ कहीं कहीं कुछ और कुछ मेरी लोगों बेटी के उस वक्त सफाई नहीं सिर्फ 8 महीने की थी कि वो बेचारी बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती कि क्या उसको हो रहा है। और फिर अगर उसको it's ट्रीट all- ना करें also तो difficult सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर और प्रॉब्लम करता है। तो इसको ट्रीट करना ना टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ना करें, जैसे इसी तरह से जुएं हैं या पेट के कीड़े, इनका भी ये होता है कि अगर आप इनको टाइमली ट्रीट ना करें और विद पूरी फैमिली को एक साथ ट्रीट ना करें
तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है और फिर प्रॉब्लम होती रहती है। मतलब इस प्रोग्राम करके ही मुझे कुछ हो रहा है कुछ अजीब सा कुछ feel बहुत हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बन सकती हैं। और वो पहली बात है कि अगर आप इन्फेक्शन है छोटा सा, जैसे हम मिसाल देते हैं जूं की, अगर किसी एक को भी है तो वो कॉन्टेजियस बच्चों में एक टिपिकल एज होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं या बच्चे स्कूल में साथ बैठते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक साथ बैठते हैं तो उसमें एक दूसरे की जुएँ ट्रांसफ़र होती हैं, एग्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब तो सैलून्स ऐसे हैं जो आपकी पूरी हेयर क्लीनिंग करते हैं, उसमें भी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बाल उतरवा देते हैं कि ये गंजा अच्छा करा गंजा देते हैं यार। लेकिन एक्चुअली साइकिल को ब्रेक करना है। अगर आप साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे तो बार बार आपको रिलैप्स होता रहेगा। हाँ। वैसे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दोज मेकअप आर्टिस्ट जो नो कह देते हैं तब जब वो अपने क्लाइंट की सर की जुएं देख लेते हैं। हाँ। मैं अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि मेरे बराबर में एक क्लाइंट बैठी हुई थी, मैं मेकअप करवा रही थी और उनके बालों में जूं डिटेक्ट कर ली मेकअप आर्टिस्ट ने। तो उसने उनको कहा कि नहीं मैं मेकअप नहीं कर सकती, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उड़ जाएगी जूं। कैजुअल हाउ कैजुअल एंड हाउ कन्वीनियंट। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मेकअप करें, आपको पैसे मिल रहे हैं, ये उड़ जाएगी जूं। बट शी डिस्पाइट ऑल ऑफ इट शी हैड द गट्स टू से नो। चीज़ें हमारे अंदर से ही स्टार्ट होगी अगर हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, लोगों को इधर हमारे पास लोग बहुत इस चीज़ को आम लेते हैं। हाँ, ये आम नहीं है। आम नहीं है। अक्सर पेशेंट आते हैं, जैसे वो आते हैं हमारे पास कुछ और सिम्टम्स हैं, अपर आरटीआई है, लोअर आरटीआई है, चेस्ट ख़राब है, स्किन इन्फेक्शन, लेकिन अगर वही वाली बात नज़र आ जाती है ना नेट्स, तो फिर मैं तो कहती हूँ कि भाई आपने पूरी फैमिली ने मेडिसिन ओरल, हम बच्चों को हम सिरप देते हैं, बड़ों के लिए टैबलेट्स होती हैं, सिंगल डोज में भी आती है और फिर उसके शैम्पूज स्पेसिफिक और मेडिकेटेड आ गए हैं जो आप लगाएं बच्चों के, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक आप उसको यूज़ करें। तो ये थोड़ी सी काउंसलिंग करनी होती है क्योंकि हमारी अगर होती भी है ना जुएँ या निट्स तो बड़ा कैजुअली लोग उसको लेते हैं कि ठीक है कोई मसला सिर्फ इसको है, इल्ज़ाम स्कूल को देते हैं, लेकिन स्कूल तो नहीं कर रहा होता। एक्चुअली तो क्लिनिक आपने ही करनी है, तो जितनी आप क्लिनिक का ख्याल रखेंगे नहीं, ये वाला अच्छा तरीक़ेकार है जो स्कूल चेक करता है ना। एक माँ बाप के ऊपर ना तलवार लटक रही होती है कि उनके बच्चे की बेइज्जती, क्योंकि देखिए ये जो क्रिएट किया है ना कि सर में ऐसे गड़बड़ है तो ये बेइज्जती है, ये सही क्रिएट किया है। बच्चे भी वरना तो कॉन्शियस ऐसे हो जाते सफाई हैं, नहीं होगी। बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं। Conscious हो अगर जाते क्लास में सबके सामने पता चले बच्चे को, Exactly. तो पहली बात है ये रूटीन भी बच्चे का सेट करते हैं और उसको ये अवेयरनेस भी देते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो बाकियों के लिए अगर पता चलेगी तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे स्कूल्स वाले जो है बाकायदा उनकी चेकिंग होती है हफ्तावार या Suspend महीनावार। कर देते हैं अगर किसी को देखें तो। एग्जैम मेरे बेटे के स्कूल में भी सस्पेंड किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आई एक्नी के हवाले से जब हम बात कर रहे थे। अक्सर लोग अपने लाउंज में सोफ़े होते हैं ना, उसके ऊपर सो जाते हैं, तो वो लाउंज के सोफ़े तो आपके नहीं क्लीन हो रहे होते, राइट? बहुत कभी होता है 6 महीने में एक दफ़ा आपने हाँ, क्लीनिंग और कर ली क्या? है, साल में एक दफ़ा। तो प्लीज़ स्पेशली जिनको एक्नी हो रही है वो अपने मुंह सोफ़ों पे मत रखें, स्पेशली हैंड रेस्ट पे। क्योंकि आप कहीं से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, सबसे पहले आप सोफ़े पे बैठते हैं, हाथ रखते हैं। Exactly. सबसे ज़्यादा जर्म्स इससे जा रहे होते हैं। इससे जा सही सही बात है। वो जो आपका पिलो है, जैसा भी हमने बात की थी रूटीन में, कि बेड शीट्स और पिलो कवर्स को आफ्टर 4 डेज 5 डेज में चेंज करना चाहिए। बहुत से लोग ना सर्दियों में, अभी तो मैला नहीं, पता नहीं वो कैसे नज़र नहीं आता लोगों को, देखिए वो डस्ट है, डस्ट आपको आप कैसे कहते डिटेक्ट भी ना होगी? जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आपकी डेड yes, स्किन झड़ती है, dead कुछ is- ऐसा है ना? यस, स्किन का निज़ाम ऐसा है कि वो हर 7 डेज़ के बाद रिन्यू होती है। हमारे नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल शेड हो जाते हैं। आम ज़ुबान में इसको कहते हैं नई स्किन का बनना, लेकिन ये स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस है। तो अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो वो एक पीरियोडिक साइकिल है। अगर आप अपनी हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो भी एक पीरियोडिक साइकिल है, वो डिज़ीज़ फिर बढ़ती रहेगी। दाद जो होता है निदा, वो यूजुअली फंगल जो आते हैं बहुत ज़्यादा जी, आते जी, हैं दाद हमारे। अजीब से गोल-गोल सा। रेड कलर के होते हैं, गोल सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। रिंग वर्म्स, रिंग ring worms, वर्म्स exactly. फंगल Vertigo इन्फेक्शन, है, हाँ। फंगल इन्फेक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। वो एक दांत से स्टार्ट होता है। उस वक्त वो इजी टू ट्रीट था, आपको ओरल मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं थी, हम टॉपिकल चीज़ें देते ठीक हो जाता। यूजुअली लोग आते हैं पूरी बॉडीज़ के साथ, पूरी बॉडीज़ मुतासर हो जाती हैं। पब्लिक वॉशरूम्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे पहले उसको जगह को क्लीन कर लें प्लीज़, क्योंकि आप जब जा रहे हैं उससे पहले जो वहाँ बैठा था, अगर उसको वायरल वॉट हैं, वायरल वॉट कंटेजियस होते हैं, वायरल होते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि जब वो होते हैं तो आपको सिर्फ जलाना पड़ता है, उसको उसकी जड़ जलानी पड़ती है। मैंने 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी के अंडर लेग वायरल वॉर्ड्स भी कॉटराइज my किए हैं, ट्रीट किए हैं, क्योंकि उसकी गायनी ने उसको लेबर करने से मना कर दिया था कि वो अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बच्चा भी मुतासर हो जाएगा। ओह माय गॉड।
इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं होती हैं, आगे जाके आपको इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये क्या हाइजीन ड्यूरिंग मेकअप सर्विसेज जी, बीनिश अब तुम मुझे बताओ ये क्या है? बहुत सारे लोग जो है ना वो सैलॉन तो चूज़ कर लेते हैं अच्छा मेकअप देख के, आपको ज़ाहिर है मेकअप भी अच्छा चाहिए। अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट का हाथ अच्छा है या हेयर स्टाइलिस्ट है उसका हाथ अच्छा है तो आप वहाँ चले जाते हैं, लेकिन आप नोट नहीं करते कि उस सैलॉन की हाइजीन लेवल क्या है। आई डोंट नो कितने मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट ये देख रहे हैं और वो सैलॉन्स ओनर्स जो हैं वो ये देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या उनके हाइजीन के साइकिल्स हैं, बट मेरे हिसाब से आपके ब्लो ड्राई ब्रशेस, आपके कोम्स जो आप सर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सैलॉन के कोम्स रोज़ धुलने चाहिए। डेटॉल और जो भी आपने क्लिनजिंग के लिए डालना है, शैम्पू डाल दिया या कोई हैंड वॉश डाल दिया, और उसको हम तो इसी तरह करते हैं कि हम उसको एक टब में डालकर और उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के साथ भिगो स्टरलाइजर भी देते तो हैं। मिलता है। नहीं, बट उसके अलावा हमारा इस्तेमाल सुनीता इतना है कि आपको जब तक आप उसको तरीके से वो नहीं करेंगे ना तो वो एक सर का खुश्की भी फैलती है। और डेटॉल ज़रूर डाल दें। हाँ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। infection। और अमाउंट ऑफ ब्रशेस इतना है, इतना सा स्टेरिलाइजर है। और वो आप क्या check करें, हमारे पास 20 तो हो ब्रशेस जाता हैं जो है। रोज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। एलोपेशिया भी तो लोगों को होता है ब्रश की एलोपेशिया वजह हो से। सकता है, डैंड्रफ एक दूसरे की होती है, यहाँ तक के जुएँ, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो बेहतर है कि आप ऐसा सैलॉन चूज़ करें जहाँ आपको पता हो कि रेगुलरली वो अपने ब्रशेस को, अपने कोम्स को प्रॉपरली स्टरलाइज कर रहे हैं, मैनुअल फॉर्म में, मशीन के थ्रू, व्हाटएवर, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके मेकअप ब्रशेस हैं। मेकअप ब्रशेस भी एक मेकअप आर्टिस्ट के, हम लोग अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्पोजेबल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमने। जैसे मस्कारा ब्रशेस हैं, वो रैंडमली आते हैं स्पूलीज़, वो हम अपने मस्कारा में डाला और इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि जितने लोगों के मुंह पे मस्कारा लगता रहेगा, इनकी आंख पे लगा, इसकी आंख पे लगा, तो वो इसकी आंख का जर्म इसको, और आंख का जर्म इज़ लाइक आप किसी को पेन दे रहे हो, कल खुदा ना खास्ता उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो। लाइनर ब्रशेस जो हैं वो डिस्पोजेबल हैं, लाइनर लगाया फेंक दिया, ठीक है। उसके अलावा लिपस्टिक के ब्रशेस जो हैं, देखो ये तो तुम्हारे सैलॉन की कहानी है ना, हाँ, कि इस तरह है। हाँ। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पर्सनल हमारे ब्रशेस हैं, उनको हमें साफ कैसे करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ब्रशेस जो बहुत कम मेकअप करते हैं, उनके कभी कभार यूज़ होते हैं। तो अब लाइनर ब्रश है तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, वो ब्लश ऑन ब्रश है तो उन्होंने ऐसे ही, वो तो धोने का सवाल ही नहीं वो तो करते। आप जाहिर है कि आपके इस्तेमाल के ऊपर है। अगर आप रोज़ मेकअप करने वाले हैं तो आप 3 दिन में एक दफ़ा ब्रशेस धो लें। और क्या क्योंकि कहती हो तुम, जैसे सर्फ वगैरह शैम्पू से धोएं? नहीं, अगर आपके ब्रशेस बहुत महंगे हैं, मार्क जैकब और इस तरह के हैं, तो ऑब्वियसली उनके सॉल्यूशंस अलग डिज़ाइन हुए हुए आते हैं, क्योंकि उनके ब्रशेस बहुत महंगे होते हैं। और महंगे ब्रशेस को आप सर्फ और उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्लेंजिंग एजेंट्स इतने हार्श होते हैं कि वो उनका जिस ग्लू से वो वुड और स्टील के उसके साथ फंसे हुए होते हैं ना, वो उसको ख़राब कर देगा। आपका ब्रश बहुत जल्दी जो है वो सारे बाल छोड़ देगा। अक्सर आपने देखा होगा बाल छोड़ देता है ब्रश। हाँ। सो उनके ब्रश क्लीनर्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। अगर आपके नॉर्मल ब्रशेस हैं जिनको आप डिस्पोज कर सकते हैं और इतने वो नहीं हैं, तो फिर तो आप बेशक शैम्पू, सर्फ जिसमें भी लगाना चाहें आप किसी भी क्लेंजिंग एजेंट में डाल सकते हैं। दूसरा ये कि देखें, ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना, वो अगर आप रेगुलर मेकअप करने वाले हैं तो एटलीस्ट आप 1 महीने में एक ब्यूटी ब्लेंडर कचरे के डिब्बे में डाल दें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत बैक्टीरिया आता रहेगा। और हर दफ़ा इस्तेमाल करने से पहले उसको पहले आप धोएं, प्रॉपरली धोएं। आप मेक श्योर करें कि पिछला फाउंडेशन या पिछला जो भी मेकअप है वो उसके ऊपर से ख़त्म हो चुका है। दूसरा, अक्सर लोग ब्यूटी ब्लेंडर को खुला छोड़ देते हैं, पाउच में डाल देते हैं। अब पाउच में दूसरे मेकअप के साथ इतने और बैक्टीरियाज हैं, जैसे आपने अगर पेंसिल पे हाथ लगा के पेंसिल लगाई हुई है, वो पेंसिल भी उसी पाउच में, फिर वो स्पंज भी उसी पाउच में जा रहा है, तो बैक्टीरिया तो पास हो रहा है, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको धो रहे हैं, ठीक है। आप उसका एक केस आता है प्लास्टिक का, आप उसमें रखें, उस केस को भी आप धोएं, ठीक है। तो ये सब, क्योंकि एक्नी और आप जितना आप खूबसूरत लगने की कोशिश कर रहे हैं मेकअप करने के लिए, अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो मेकअप का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जहाँ मैं बात कर रही थी कि ये सैलॉन की क्लीनलीनेस,
देखें, हर इंसान रोज़ मेकअप जो कर रहा है वो तो चलो अपने ब्रशेस और अपने स्पंजेस का बहुत ख्याल रख रहा है, लेकिन निदा ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारी ख़वातीन सैलून्स पे डिपेंड करती हैं। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अगर मेरी क्लाइंट कुर्सी पे बैठा और वो मुझे आगे से कहे कि जी मेरा जो ग्लॉस का आप ब्रश यूज़ करेंगे वो प्लीज़ आप डिस्पोजेबल लगाइएगा। मुझे खुशी होती है क्योंकि एटलीस्ट आपका क्लाइंट अवेयर है। मैं इसीलिए ये बात यहाँ कर रही हूँ क्योंकि जितनी भी ख़वातीन सैलून्स जा रही हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके मेकअप आर्टिस्ट के पास डिस्पोजेबल चीज़ें होनी चाहिए और वो क्या क्या हैं। ठीक और है, ये भी कर सकते हैं कि अपने पास आप एटलीस्ट जो मेन चीज़ें हैं ना, हाँ। अपना स्पंज, मैं यहीं आ रही थी लाइनर, कि अगर आप बहुत मस्कारा, रेगुलर किसी बिल्कुल सैलून जाते हैं, जैसे कुछ ख़वातीन हैं हमारी भी ऐसी होती हैं जो रेगुलर आ रही हैं, एवरीडे ब्लो ड्राई के लिए आ रही हैं, मैं उनसे कहती हूँ अपने वो जो रोलर्स होते हैं वो आप अपने पर्सनल रख लें। आप अपने ब्लो ड्राई ब्रशेस 4 ख़रीद के रख लें, एक थैली में ले आएँ, अपने ब्रशेस इस्तेमाल करें, खुद जाएं, ठीक है। प्लस अगर आप मेकअप रोज़ कराने के आदी हैं कहीं और से या किसी की भी जगह से, आप उनके ब्रशेस इस्तेमाल ना करें, आप अपने ब्रशेस लेकर जाएं, अपने स्पंज लेकर जाएं, एटलीस्ट ये बेसिक किट बना लें, ठीक है। अच्छा, ये तो आप मेकअप की बात करी है। हाँ। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी हम फेशियल्स पे बात करेंगे। हमारे यहाँ बहुत रिवाज है ख़वातीन का फेशियल्स करवाने का, और कोई भी इवेंट आ रहा हो तो उससे पहले फेशियल कराना और उसी एक के बाद दाने हो फ़र्ज़ है। और वो क्यों गड़बड़ें होती हैं ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर। सफाई निस्फ ईमान है, और हमने मेकअप की चीज़ों के बाद हमने बात की थी कि फेशियल कराने का हमारे यहाँ बहुत रिवाज है, और हमारी ख़वातीन चाहे उनकी बजट कितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कोई सैलून ढूंढ लेती हैं जहाँ वो फेशियल कराने जाती हैं। तो ये है, जब हम छोटे थे तब से हमने ये ट्रेंड देखा है कि हर जगह जो है फेशियल कराना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन फेशियल कराने में जब हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमने ये देखा है कि वही गंदे स्पंज जी आपकी क्लेंजिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, दूसरों पे भी हो रहे हैं, सिर्फ धो के इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप बताइए कि एक स्पंज में कितनी ज़्यादा गंदगी घर कर जाती है। सबसे पहले तो वो स्पंज जब गंदे पानी में निचोड़े जाते हैं फिर दोबारा आपके फेस पे लगाए जाते हैं, तो आप मुसलसल अपनी स्किन को क्लीन नहीं करवा रहे बल्कि और बैक्टीरिया से एक्सपोज करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ स्किन क्लिनिक्स पे हाइड्रा फेशियल्स होते हैं जो, तो हम नहीं, अभी तो हम फेशियल की बात कर रहे हैं ना। फेशियल्स हाइड्रा फेशियल में मैं बाद में आऊंगी। फेशियल्स में एक्चुअली 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं। हाँ। एक तो आपके यूटेंसिल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एक तो ये जिससे आपके- ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकलते हैं, क्योंकि सैलून वाली वो है तो मैं उधर जाती हूँ। जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने के लिए वो जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं तो वो कैसे साफ़ हो सकते हैं यार? वो बहुत कम लोग स्टेरलाइज करते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको डिस्पोज कर देना चाहिए क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव स्टिक्स तो होती ही नहीं हैं। कितने की होती होंगी? अराउंड 500-600 की होती होंगी। आप फेंक दें, यू नो, एक इंसान इतने का अच्छे तो नहीं है फेशियल कराने वाले कि नहीं, वो आपकी 500-600 की स्टिक फेंकते जाएं। पर आपकी कॉस्ट कवर हो रही होती है, ठीक है। या तो लेकिन अगर रेगुलरली मुझे लगता है फेशियल कराते हैं आप ब्रशेस रख सकते हैं यार, वो खरीद के घर में रख लो यार, जब जाओ तो उनको बोलो इसी से निकालो भाई। हाँ, अपने स्पंजेस रख सकते हैं या अपने 2 स्पंजेस भी साथ ले जाएंगे जी, ये मेरे स्पंजेस हैं, आप ये इस्तेमाल करें, या कोई अच्छे सैलून वाले ना नया पैकेट खोलते हैं आपके सामने। स्टेरलाइज पैकेट खोलते हैं। हाँ, अच्छे सैलून वाले। मतलब लाइक पैकेट ही नया होता है। हाँ। स्टेरलाइज पैकेट क्या वो नया नहीं, वो खोलते हैं? प्रॉपर स्टेरलाइज होके वो पैक होता है। अच्छा। वो हर पीछे दफा पैक हो रहा होता है। instrument हम वो use अपने करते टूल्स हैं ना। फेंकेंगे नहीं, जैसे आप मैनिक्योर पेडिक्योर करने जाती होंगी अक्सर, वो एक स्टेरलाइज पैक खुलता है जिसमें से क्यूटिकल कटर निकलता है। वो आपको क्या लगता है वो क्यूटिकल कटर हर दफ़ा फेंकने में जा रहा होता है? वो क्यूटिकल कटर स्टेरलाइजिंग मशीन में जा रहा होता है, फिर उसके बाद वो पैक हो रहा होता है। ओके। सो टेक्निकली वो भी सही है बिकॉज उससे एटलीस्ट हमें ये पता होता है, बिकॉज सैलून में इतनी चीज़ें बल्क में हो रही होती हैं कि हमें पता होता है अच्छा ये पैक्स जो हैं स्टेरलाइज हुए हुए हैं, ये वाले जो क्यूटिकल कटर्स या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो नेल्स के लिए या फेशियल टूल्स हैं या जो भी है, वो एक बास्केट में डंप हुए हुए होते हैं, वो यूज्ड हुए हुए होते हैं। पहले लड़कियों को पता होता लोगों है। के नाखून, पैर के नाखूनों में, स्पेशली पैर के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होता था। Exactly. वो एक्चुअली पेडिक्योर की वजह से ही हाँ, होता था। पेडिक्योर तो बहुत डेलिकेट चीज़ है, आपको बहुत अपने टूल्स का ख्याल पेडिक्योर तो अगर हम फेशियल और पेडिक्योर Pedicure मैनिक्योर के- की बात करें तो जो सॉलिड चीज़ें हैं, एक तो स्पंजेस जो हैं वो आपने नोट करना है, यूटेंसिल्स जो आप पे यूज़ हो रहे हैं जिसमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकलते हैं वो क्या स्टेरलाइज्ड हैं या आप अपना खुद
का लेकर गए हुए। नंबर 3 जो टॉवल्स हैं, बेसिकली जो टॉवल्स जो आपके गर्दन पे या लगे रखे हैं जा रहे हैं, हाँ। या जो आपको पहनने के लिए हाँ, बेसिकली गाउन्स मिल रहे दिए होते हैं, जाते हैं, वो अक्सर सैलून्स में धुले हुए नहीं होते। आप चेक करें, स्मेल आती है उसमें, आपको पता लगता है चल जाता है मुद्दा कि उठा ये के इस्तेमाल देखिए। हुआ हुआ है, हाँ। मैंने और कितनी दफा कोशिश करें, नेल कटर हर किसी के घर में होता है। हाँ। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जा रहे हैं तो अपना नेल कटर हाँ, मैं यही बात करने वाली थी कि मैनिक्योर पेडिक्योर की इतनी छोटी सी एक टूल किट होती है, वो आप खरीद जब के आप हाँ अपने अपने रखें। पास रखें, आप अपनी किट ही लेके जाएं और आप अपनी किट को भी स्टरलाइज करें। हाँ। लॉट ऑफ टाइम ये भी होता अनलेस कि है। आप श्योर हैं कि जी ये सैलून जो है वो हाइजीन के मामले में बहुत केयरफुल है, उधर Which जरूरत is नहीं। very rare in Pakistan. I go to only 3 places for my pedicure. Otherwise, I don't, because मुझे पता है कि ये 3 जगह ही हैं जो पेडिक्योर में हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके साफ से सुथरा, स्टरलाइज करके इस्तेमाल कर रहे हैं या नए टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। Not every salon. I'm sorry. अच्छा, अब हम आते हैं उन फेशियल्स के बाद। बहुत सारे लोग अब हाइड्रा फेशियल पे आ गए क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। बहुत सारे लोग 1.5 घंटा नहीं दे सकते फेशियल पे, तो अब क्लिनिक्स पे आने लगे और कोशिश करें अगर हाइड्रा फेशियल कराना है तो वो क्लिनिक से कराएं, बजाय सैलून वालों ने भी ख़रीद के रखे हुए हैं। लेकिन वो एक टेक्निकल चीज़ है और वो फेशियल वालियों को वो चीज़ें नहीं आती। मैंने अक्सर देखा है वो उधर सीरम्स के बजाय पानी डाल के और वो कर रहे होते, तो मैं कहती थी ये क्या है, ये पानी डाल के क्यों हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं? तो प्लीज़ ज़रा, उसके भी पिन्स होते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, हाइड्रा फेशियल एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चूंकि मशीन से हो रहा है तो ये साफ़ नहीं होगा और ये हर पेशेंट पे यूज़ हो रहा होगा। बेसिकली उसकी टिप होती है जो हर पेशेंट पे न्यू यूज़ होती है, उसके बाद वो डिस्कार्ड हो जाती है। इसके अलावा शायद आप और लोगों उसकी को पिन्स थोड़ी महंगी होती है, वो आपको खरीदनी ओरिजिनल पड़ती। हाइड्रा की पिन्स अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, आपने वो पिन्स खरीदी, उसके बाद आपका नाम लिख कर वो रख दी गई उधर? नहीं, क्योंकि वो पिन्स किस काम आ रही हैं, वो आपके पोर्स को क्लीन करने के काम आ रही हैं। Okay. तो जब उन्होंने आपके पोर्स को क्लीन किया है, डर्ट बाहर निकाली है, तो वो रीयूजेबल नहीं है। अच्छा, वो फेंकनी ऑल्सो पड़ेगी। जी, ऑल्सो आपके चैनल से मैं ये लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि हाइड्रा फेशियल बस ट्रीटमेंट करा लिया एंड दैट्स इट। जब आप वॉकआउट होते हैं उसके बाद वो मशीन पूरी क्लीनिंग इफेक्ट में आती है। 15 मिनट्स का उसका प्रोसेस है जिसमें आपका जितना भी डर्ट रिमूव हुआ है वो पूरा वॉश आउट होता है। हाइड्रा फेशियल की मशीन अगेन रेडी होती है, उसके सिरम्स चेंज होते हैं, ओरिजिनल सिरम्स यूज़ होते हैं। हाइड्रा फेशियल में पानी यूज़ नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा स्पंजेस का इस्तेमाल कोई नहीं होता, गॉस पीसेस का होता है जो कि डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूवल भी हाइड्रा फेशियल की मशीन का अपना एक प्रोब है। उस प्रोब में वो बाकायदा सक करता है आपके पोर्स के अंदर की तमाम डर्ट, और अच्छे क्लिनिक्स पे आपको बाकायदा दिखाई जाती है वो बॉटल जो पूरा सारा सिरम था, dirt उसके बाद उसमें सारी डर्ट आ गई आपकी और वो डिस्कार्ड करती जाती है। अच्छा, डिस्कार्ड तो हो गई, फिर वो जो बॉटल है उसका क्लीनिंग मैकेनिज्म है जो 15 मिनट्स चलेगा। यानी आपके क्लिनिक छोड़ने के बाद 15 मिनट्स उस मशीन की रनिंग है जो हर पेशेंट के बाद होनी है। तो ये ऐसा सैलून स्टाइल फेशियल नहीं है, 12 स्टेप प्रोसीजर है। ये ऐसा नहीं है कि आप कि एक पार्टी है और आपने फ़ौरन करा लिया एंड दैट्स इट। इसमें हैंड इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। इसमें वॉटेक्स टेक्नोलॉजी है। वॉटेक्स टेक्नोलॉजी मींस कि ये इस काबिल है कि आपके पोर्स को सक करके उसकी पूरी डीप क्लीनिंग कर ले। तो इट इज़ समथिंग जो हम यूजली टीनेजर बच्चे जिनको एक्नी आती है, ऑयल डेवलपमेंट होती है, हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि गर्मियों में तो आप कम से कम 40 डेज़ में एक दफ़ा और सर्दियों में 3 मंथ्स में एक दफ़ा लिया एक्चुअली करें। कॉन्सेप्ट है कि अच्छा जी फेशियल कराना है ना तो 30 के बाद कराओ। बच्चियों को नहीं कराने देते हम, जबकि बच्चियां आजकल मेकअप भी कर रही हैं, स्किन केयर भी यूज़ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यंग बच्चियां जाएं और जाके फेशियल्स कराएं, ये एक या ये हाइड्रा फेशियल इट्स अ पार्ट ऑफ गेटिंग हाइड्रा फेशियल एंड गेटिंग लेज़र हेयर रिमूवल निदा। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। हाँ। मतलब लोगों को बाल लोग क्लीन नहीं करते अपने, वहाँ फॉलिकुलाइटिस भी डेवलप होता है। फॉलिकुलाइटिस में आम जुबान में बताऊँ तो बाल की जहाँ से ग्रोथ हो रही है वहाँ इन्फेक्शन बनता है। पता है क्या, चलो हम अपनी बच्चियों का और इन सब का ध्यान रख लेते हैं। जो आपके घर हेल्पर्स होती हैं ना, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लाइक नापसंदीदा बालों की सफाई कर सकें वो। तो मैं तो सौदे में जो है ना, जब उनके लिए शैम्पू और साबुन और वो सब चीज़ें मंगाती हूँ, मैं उनको वो भी मंगा के देती हूँ, क्योंकि देखिए वो हमारे घर में रह रही हैं। अगर वो साफ़ सुथरी नहीं होंगी तो आपका ही नुकसान है। तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि
कि उनकी हेल्पर्स के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन के लिए कि वो अपने नापसंदीदा बालों को भी वो साफ़ सुथरा करें, भले क्रीम से ही करें। हमारे दीन का हिस्सा हाँ, है कि बिल्कुल। आपको एक सर्टेन टाइम के बाद अपने बाल क्लीन करने हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि लोग वैक्स कराते हैं। वैक्स कराने से होता ये उस पार्ट पे पिगमेंटेशन भी डेवलप होती है। वैक्स से अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट है वैक्स कराने के बाद बाल की ग्रोथ कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मोटा आएगा। फॉलिकल आपने जब खींचा तो उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ गई, वहाँ बाल ज़्यादा आएगा। सिर्फ होगा क्या कि पहले आपका बाल मोटा आता था, अब थिन टेक्सचर पर आएगा। हाँ, टेक्सचर चेंज हो जाता है, लेकिन बाल की ग्रोथ बहरहाल रहती है। लेज़र हेयर रिमूवल हम एक पर्सनल हाइजीन का पार्ट बनाते हैं अपने पेशेंट के लिए कि आप अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर दें। 18 ईयर्स की एज से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल आजकल बच्चियों का हर्सूटिज्म आता है, वो क्या होता है? मर्दनुमा बाल आते हैं, Oh, yes. बहुत मोटा बाल Hormones आता की है। वजह से पीसीओएस का chicken नाम और- सुना होगा आपने? तो हम इससे पीसीओएस बच्चों में आजकल बड़ा हाँ, कॉमन है हाँ, बिकॉज ऑफ द Polycystic डाइट। ovaries, हाँ, हाँ। पॉलीसिस्टिक ओवरी, प्रॉपर डाइट नहीं है, हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, जंक्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हार्मोनल वो डिस्टर्बेंस बच्चे 12 साल से स्टार्ट कर सकते तो उसमें आपके ना हेयर ग्रोथ होती है, स्पेशली बिलो द चेन आपका जो एरियाज़ है वहाँ पे, और थिक हेयर होता है। नॉर्मल जो हेयर होता है उससे थोड़ा थिक होता है, तो उसमें हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप लेज़र अर्ली भी स्टार्ट कर सकते हैं और हार्मोन्स को कंट्रोल कर लें। और मेरे हिसाब से वैक्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ लेज़र है, क्योंकि वही वाली बात है, लेज़र आपके शेफ्ट को क्लीन करता है और डिस्ट्रॉय करता है, तो चीज़ें अच्छी होती हैं। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रूटीन के साथ हमें जो हमारे हेल्पर्स हैं उनकी चीज़ों को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, उन्हीं के बच्चे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ कोई हेल्पर, उसके अपने बच्चे बीमार हैं, वो खुद क्लीनिंग की सफाई नहीं रखी, तो आपके घर में अल्टीमेटली कोई ना कोई वायरस और बैक्टीरिया लेकर आएगी, वो आपके घर में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनेगी। हम अपनी सफाई के लिए उनको रख रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे घरों में अक्सर कहते हैं कि तुमने क्यों कपड़े धोए, हमारा टैंकर का पानी आता है, तुमने क्यों शावर लिया। मैं कहती हूँ यार, अगर वो शावर नहीं लेंगे, वो कैसे खाना होगा? आपका पका रहे हैं या वो आपके घर की सफाई कर रहे हैं, तो वो मतलब कैसे चलेगा। अक्सर आप देखें, मैं तो बहुत टोकती हूँ अपनी जो बच्चियाँ होती है हमारे पास कि भाई साफ़ सुथरी रहो, रोज़ नहाओ, शावर लो, चेंज करो कपड़े, बहुत ज़रूरी है। खाली आप अपने घर, क्योंकि हमारे घर का एक हिस्सा नहीं मीम्स देखे कि वो कोई और नहीं रो रहा, जब मासी जा रही है तो रो रहे सब हैं। रो रहे हैं। हम डिपेंडेंट है ना, हम जितने भी वर्किंग लोग हैं हम उन पे डिपेंडेंट हैं, और वही बात है, हम उनका थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे तो उनका भी दिल बड़ा हो जाता है, वो सोचते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती। हाँ। जैसे भी आपने कहा, मेरे यहाँ जो बच्चे होते हैं तो मैं उनको जो उनकी मंथली यूज़ का होता है उसका सामान भी मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। Exactly, दिस इज़ देयर same नीड। here. तो वो मतलब हैरान होते हैं, अच्छा बाजी, मैंने कहा लेकिन बेटा अपना ख्याल रखोगी सफाई का, चीज़ों का, हाँ। तो फिर हमारी चीज़, फिर उनको अवेयरनेस भी होता है। अगर Yes. हमारे घर में जैसे वो हमारी रूटीन देखते हैं कि हम बाल, जैसे हमारे यहाँ बहुत चीज़ें, हम कमरे की pick सफाई, करते हैं, हाँ, हम अपनी हमसे कमरे pick की करते सफाई जिस तरह डीप करते हैं, हमें क्लीनिंग बहुत होती है। हम मेड्स लोगों के घरों में होते हैं, उनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं वो इतने गंदे होते हैं कि लोग बॉदर ही नहीं करते, उन्हीं के घर का हिस्सा है ना। बिल्कुल। आप सर्वेंट क्वार्टर्स का भी सफाई का ख्याल रखेंगे, वो ये बात है, वो साफ़ रहेंगे, उनके कमरे साफ़ रहेंगे, तो वो आपके घर को भी साफ़ रखेंगे, और उनको भी ट्रेन करते हैं। जैसे हम एक बेसिक की क्लीनिंग है, कमरे की सफाई अगर हम बात करते हैं तो आपको कैसे करनी है। वो लोग सुपरफिशियल एक क्लीनिंग होती है जैसे रोज़ हो जाती है, एक डीप क्लीनिंग होती है। डीप क्लीनिंग में ये कि आपका जैसे सोफ़ाज़ हैं, इनको 3 मंथली, अब तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं, डीप क्लीनिंग इनकी होनी चाहिए, क्योंकि हम साथ रहते हैं तो हमारी बॉडी से बैक्टीरिया, वायरस शेड आउट हो रहा होता है, जो स्पेस बना लेता है। आप देखें बहुत से घरों में कॉकरोचेज होते हैं, लोग कहते हैं घर में, वो घर में नहीं होते हैं, गंदगी की वजह से होते हैं। वो अपने मैगेट्स आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट करते हैं, फिर वो मैगेट्स ग्रो करना शुरू करते हैं। तो डीप क्लीनिंग जैसे अपने रूम के कबर्ड्स हैं, आपकी जो बेड हैं, जो चेयर्स हैं, उसकी डीप क्लीनिंग, उसमें आपको जब भी आप फ्लोर में मॉप यूज़ करें उसमें आपको कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट ज़रूर से डालना चाहिए। लोग सिर्फ फिनाइल डाल लेते हैं कि स्मेल आनी अच्छी चीज़ है, स्मेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसइंफेक्टेंट का होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कपड़े जिससे आप पोछा लगाते हैं, जी, उसको उनको धुलना change कितना करना, important जी, है। उसको उसको चेंज करना उसको भी, जरूरी हाँ, है। वो वो भी चेंज करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा जो जिस स्पंज से बर्तन धुल रहा होता है, yes. अ लॉट ऑफ टाइम्स, मतलब मैं खुद अगर किचन में जाऊं और कभी मैं देखूं तो आई हैड टू बोलना पड़ता है आपको मेड को कि भाई अब इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, थ्रो इट आउट। आप खुद जब तक मॉनिटर नहीं करेंगे उनको नहीं समझ आता कि कब जो है वो पोछा डिस्पोज करना है, कब बर्तन धोने का स्पंज मुझे डिस्पोज लगता करना है है। जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है एज चेक करना, तो मंथली जब ग्रोसरी आती है ना मेरी, तो मैं उस हिसाब से वो चीज़ें मंगा लेती हूँ। जब आपकी जो हेल्पर्स हैं उनको पता है कि अलमारी में वो चीज़ें नई रखी हैं,
वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज कर वो दें। कभी कभी उस पे भी नहीं होती हैं, तो यार मैं पता है क्या, देखो उनकी जेब से तो नहीं जा रहा ना पैसा। वो जेब से जाने की बात हाँ। नहीं, सुस्ती देख ही नहीं रहे, Reflex नहीं। ध्यान ही नहीं जा रहा। निदा आई हैव लिटरली, मैं जितनी फनिकी हूँ सफाई के मामले में, मैं लिटरली एक मरतबा बोल दिया कि भाई जब ये मैला होने लगे आप स्पंज फेंक दें, फिर भी मैला स्पंज इस्तेमाल हो रहा है। अब मैंने पता है क्या करना शुरू किया है, अब जैसे मैं ला के अगर अलमारी में 6 स्पंजेस रख रही हूँ ना, तो मैं उसके ऊपर जो ना वो डेट और टाइम लिख देती हूँ। 3-3 दिन की आप लगा दें डेट। हाँ। उसको पता होना चाहिए, अच्छा आज ये तारीख है, अच्छा जी कबर्ड खुली सामने ये तारीख, तो ये वाला ये लेना, ये वाला ये लेना। आप उनको हर चीज़ ना पेपर और टाइम और उसके हिसाब से दे दें, तब जाके ये काम करते हैं, वरना नहीं, इनको नहीं पता कि कब चेंज करना है, क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सेम गोज विद जैसे सैनिटरी पैड्स, लॉट ऑफ गर्ल्स दे यू नो डोंट चेंज इट वेरी ऑफन, लाइक मुझे बताया मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी घंटे बाद चेंज होना चाहिए? आफ्टर 2 आवर्स आपको चेंज कर लेना चाहिए। जैसे हम वही बात करते हैं रूटीन में, न्यू बॉर्न्स की हम आगे बात करते हैं, बच्चों के लोग डायपर्स नहीं चेंज करते। मतलब इट वॉज माई यस्टरडे क्लिनिक, मैंने एक पेशेंट से कहा कि आपको, उसने कहा बच्चे को बहुत रैश होना है, तो मैंने कहा आपको डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, गर्मी है, बच्चा स्वेट करता है। अल्लाह मैंने प्राइवेट पार्ट्स को ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, तो ऑलरेडी बैक्टीरिया और स्मेल हमारी वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करती है। तो यू वोंट बिलीव, उन्होंने कैलकुलेट किया, तो उसका मतलब मैं एक दिन में 12 पैम्पर यूज़ करूँगी। सो व्हाट, मैंने कहा सो व्हाट, मैंने कहा अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मेरी फीस और मेडिसिन पे लगाना पड़ेगा। तो वो होता है इसी तरह हिसाब से तो बराबर बराबर लेकिन है। सुनिए 12 कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, मैं वही आफ्टर देख रही एवरी हूँ। 2 आवर्स करना, क्योंकि देखिए it all depends, it all depends, I tell you it depends on your flow also, it depends what cycle you're going through, it depends आपकी नहीं अपनी 12 बॉडी का। डायपर्स डायपर्स की बात बच्चे का भी यही है ना वो कि actually बच्चे ने urine अब pass हर करता बच्चे है का अपना रूटीन है ना, उसकी एक ब्लैडर भाई हम तो डिफरेंट 6-7 फंक्शन कर करते रहा हैं, है। मैक्सिमम नहीं, 8 हो जाते actually थे, होता 12 क्या तो बजट ही आउट हो जाएगा। होता क्या है कि जब आपने एक सस्ते नहीं है, बहुत सस्ते महंगे नहीं है, हैं। बड़े महंगे हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखिए जितने भी पैम्पर्स आते हैं वो जेल बेस्ड ही है ना, तो बच्चे ने अगर एक दफ़ा यूरिन पास कर लिया तो वो जेल क्लॉट कर जाएगा। सेम गोज वो विद उसको बैक्टीरिया पड़ा हुआ वो है। फिर बैक्टीरिया ग्रो कराएगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे, क्योंकि हम जब वॉशरूम जाते हैं, अगर बड़े बच्चों की हम बात करते हैं, तो वी जस्ट फ्लश एंड वी केम आउट, लेकिन वो तो बैक्टीरिया उसकी सराउंडिंग में ही पड़ा हुआ है। अगर आप उसको 6 घंटे के बाद वॉश करेंगे और उसने पी मिसाल के तौर पे 1 o'clock पे किया है या स्टूल पास कर लिया और 2 आवर्स तक हमने चेक नहीं किया बाज़ औक़ात, तो फिर वो बैक्टीरिया की तो मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है आई उसके। थिंक आफ्टर एवरी 2 आवर्स आप चेक कर लें, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि तो उसने हाँ, पी अगर है या नहीं। जैसे रात में बच्चे सोते हैं तो ओवरनाइट बच्चे यूजुअली यूरिन नहीं पास करते, वो आप ओवरनाइट तो आप लंबा भी दे सकते हैं 3 to 4 आवर्स या 6 आवर्स। लेकिन अगर दिन में जैसे या सर्दियों में बच्चों का यूरिनेशन का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है या यूरिनेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर रहे होते हैं, गर्मियों में कम होता है, तो उसमें आप डेफिनेटली चेक कर लें। लेकिन अगर वो एक दफ़ा यूज़ हो गया, थोड़ा सा आपको लग रहा है, यूजुअली होता क्या, हम चेक करते हैं जब तक पैम्पर पूरा भर नहीं जाता। ये दिस इज अच्छा, द अभी रॉन्ग तो ज़्यादा प्रैक्टिस, ये है, ये सही रॉन्ग कह रहे प्रैक्टिस है, दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस। सेम गोज विद सैनिटरी पैड्स। अगर आपको वही बात है, फ्लो ऐसा है या आपको लग रहा है शुरू के फर्स्ट 2 डेज जो होता है फ्लो हैवी होता है, क्लीनिंग होता है, और उसमें All depends on that. आप चेक करें ना And उसको। also I feel कि जो जेल बेस्ड सैनिटरी पैड्स हैं, they're more you know causing infection causing infection than the normal cotton ones. ये अवेयरनेस भी बहुत सारी लड़कियों में नहीं होती है। जेल बेस्ड इस्तेमाल करने की वजह से उनको रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, एंड दे नॉट इवन अवेयर कि ये रैशेस हो क्यों रहे हैं। प्रॉब्लम है इसके इंटीमेट हेल्थ पे हमारी सोसाइटी में बात ही नहीं होती, इट्स अ टैबू। यहाँ पे मैं एक इंटीमेट और वॉश अलग से आते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। Exactly. क्यों करते हैं? क्योंकि एक फीमेल बॉडी है, सिक्रीशंस होती हैं, उस इंटीमेट हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटीमेट वॉश से उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं रोकेंगे, वहाँ इन्फेक्शन नहीं होने देंगे, तो फिर आपकी इंटीमेट हेल्थ रहेगी। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चियाँ कहती हैं कि लिकोरिया का मसला है, वाइट डिस्चार्ज का मसला है। ये ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेज आई टेल यू, आप जहाँ आ रही हैं, जैसे लोगों, बहुत सारी लड़कियों को पैंटी लाइनर्स का अवेयरनेस ही नहीं है कि पैंटी लाइनर्स आराम से मिलते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का कोई लोगों को प्रॉब्लम है। पता ही नहीं है पैंटी लाइनर्स होते क्या क्या है, है। बिल्कुल। बात करेंगे तो पता चलेगा ना। और जिसको लिकोरिया कहें, दिस इज़ अ नॉर्मल साइकिल। ओवुलेटरी डेज जो हमारी साइकिल्स के होते हैं, ओवुलेशन की जो फेज होती है, उसमें यूजुअली सिक्रीशंस हमारी यूट्राइन की थोड़ी सी बढ़ जाती है
और वो यूट्राइन सिक्रीशन जब बढ़ती है तो डेफिनेटली हमें वो होता है। तो उसको लोगों ने एक डिजीज़ का नाम दे दिया कि लिकोरिया। इट्स नॉट लिकोरिया, नॉर्मल साइकिल्स है। काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास टीनेजर्स बच्चियाँ आती हैं, वो ये कहती हैं, मदर्स आती हैं कि इसको अभी से इतनी यंग एज में, तो वी डू काउंसिल कि This is also a very bad myth. बैड मिथ। दिस इज I've gone through that. I Yes, went to this is doctor the- and my mother was like panicking कि ये क्या हो रहा है ये Yes. doctor's like it's very normal. It's you know ये होना normal है. नॉर्मल है 14 to 20 डेज ऑफ It's not साइकिल्स a disease. इट्स अ It's पार्ट not ऑफ a द साइकिल। disease. और उसमें वो ये बात है कि आपने सिर्फ अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होता है। स्पेशल वॉश उस एरिया के आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, जैसे हमारे जो स्पेशल डेज होते हैं उसमें हमारे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मिथ है कि बात नहीं लेना। उन दिनों में तो डेली बात लेना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यस, आना ही नहीं है। वो उसमें आपका क्लीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और उसमें आपने डेली बात लेना है। उसमें कोई हड्डियों में दर्द नहीं बैठता, उसमें कोई ठंड ये नहीं बड़े होती। बुजुर्गों ने देखिए हमें कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी। वो जो कहते हमारे हैं बड़ों flow ने कम हमें हो जाएगा। सिखाया है वो हर बात उन्होंने सही नहीं सिखाई। हमें उनको अनलर्न करके आपको Relearn। डॉक्टर बता रही हैं कि आप नहाएं, रोज नहाएं। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और अगर आपको कोई ये कह रहा है, अगर उनकी अम्मी की अम्मी ने सिखाया है तो प्लीज़ उसको अनलर्न करें, नई चीज़ सीखिए और अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। सफाई निस्फ ईमान है, ये तो सबसे पहले हमें पढ़ाया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम पर्सनल हाइजीन को लेकर बात कर रहे हैं और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाइजीन जो कि ओरल हाइजीन जो है उसके बारे में बात करेंगे। अक्सर लोगों के आप दांत देखेंगे, अक्सर आपको पाकिस्तान में लोग पान, छालिया, गुटखा ये सब खाते हुए नज़र आएंगे। पूरा आपका फेस ये वो सब अप टू द मार्क होगा, लेकिन जो आपके दांत है ये एक तो ऊंचे नीचे, ये तो एक आम प्रोसेस है। वो तो है ही नहीं चीज़ कि आपने अपने दांत अलाइन कराने, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक सर्टेन क्लास में है लेकिन वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके अलावा दांत साफ करना भी बहुत सारे घरों का रूटीन नहीं है। सॉरी टू स्टे, पर मैंने देखा है स्पेशली जो आपके वर्कर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, हमारे तो स्पॉट बॉयज़ या कुछ, उनके घर की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छालिया खा खा के अगर वो करते भी हैं ना, दांत इतने खराब हो चुके हैं कि वो ब्रश करने से भी कोई फर्क नहीं उन पे हो पड़ता। जाती है ना। छालिया खा खा के या वो गुटखा खा खा के या पान खा खा के वो ऐसे हैं कि आप कभी किसी से बात कर रहे हो, जैसे हमारे यहाँ स्पॉट बॉय स्पेशली लाइट वाले जो होते हैं, ऐसे मुंह में भरा होगा कुछ। आप उनकी तरफ जी देख बाजी नहीं क्या सकते कर हैं। रही हैं अब, जी बाजी क्या कर, मतलब लाइक ये एक आम प्रैक्टिस है अगर आप देखेंगे। दांतों की एक तो डेली क्लीनिंग, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और एक होती है डीप क्लीनिंग। सिर्फ दांत का ख्याल नहीं रखना होता, आपको अपनी गम हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के कैलकुलस जमा हुआ होता है, येलो कलर की टार्टरी सी होती है। आप किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, साल में एक दफ़ा स्केलिंग करा लें। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि स्केलिंग कराने से दांत पतला हो जाएगा या कुछ गैप आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। एवरी ईयर डेंटिस्ट के पास जाएं, स्केलिंग कराएं, गम्स की हेल्थ का ख्याल रखें। अक्सर बच्चों को जिंजिवाइटिस होता है, यानी गम स्वेल होते हैं उनके, सॉलन गम्स होते हैं। अच्छा, क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बच्चों की पर्सनल हाइजीन मुतासर होती है, ब्रश नहीं कचरा हो रहा जमा होता। होता रहता है। अच्छा, Actually ब्रश होता की क्या है, हमारी टेक्निक ना बहुत मैटर practice करती नहीं है। वो वाली बात, जब फर्स्ट टीथ इरप्शन होगी तो उस वक्त से आपने उसका जो है वो ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और जेंटल ब्रशिंग करनी चाहिए। इवन जब गम्स पे टीथ इरप्ट भी नहीं होते तो हम बच्चों की मदर से कहते हैं कि सर्कुलर मसाज गम्स के ऊपर विद सॉफ्ट ब्रश आपको करना चाहिए। जब आपका ब्रश वाली बात है, ब्रशिंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रश आप कौन सा यूज़ करें, जो उसके ब्रिस्टल्स उसमें होते हैं वो बहुत काउंट करते हैं। और आपने जब आप टीथ करेंगे मिसाल के तौर पे गम्स के ऊपर गम्स रख के सर्कुलर मसाज करना होता है ब्रश। हम लोग यूं साफ़ करते हैं ना, तो अब तो इलेक्ट्रिकल ब्रशेस बहुत अच्छे आते हैं। हम लोग कहते हैं अगर आप रेकमेंड करती है कि इलेक्ट्रिकल से brush कर में? सकते हैं बिल्कुल। हाँ। इवन अब तो डेंटिस्ट भी कहते हैं कि उनकी स्पीड और really good. दे आर वेरी गुड। और वो आपके जो ऐसे एरिया जहाँ पे नहीं जाते, उनके बच्चे यूजुअली वही बात है, हम जब अप एंड डाउन करते हैं क्योंकि एक एरिया पे 30 सेकंड्स तक, अगर ऊपर की बात करें तो वहाँ पे सर्कुलर होना चाहिए, फिर सर्कुलर और फिर साइड इस तरह से, और फिर जो आपके बेस ऑफ द टीथ है, यानी जब हम मुंह खोल के करेंगे तो उसके ऊपर भी सर्कुलर होना चाहिए, जो हम यूजुअली नहीं करते। और फिर लास्ट में हमें हमेशा टंग को क्लीन करना चाहिए इनर साइड से आउट साइड पे लाने के लिए। बाकायदा हम लोग जब करते हैं तो ऐसा वो फील होता एक्चुअली है। इसलिए होता है कि वो आपकी सिक्रीशंस और वो पीछे हमारा गैग रिफ्लेक्स आ रहा होता है। दूसरे, आपने ब्रशिंग की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने से पहले और नाश्ते के बाद।
ओह, दिस इज इम्पोर्टेंट। हम सोने से पहले और नाश्ते के बाद। हम तो नाश्ते से पहले कर नाश्ते लेते से हैं। पहले, क्योंकि जब आप नाश्ते की बात करेंगे तो जो भी पार्टिकल्स हैं, जो स्मेल्स हैं, वो होंगे। यूजुअली हमारे ये रूटीन नहीं है, हम सब उसमें सबसे पहले सुबह सुबह ब्रश कर लेंगे और फिर नाश्ता करते हैं। इस सारे दिन की हमारी, तो हम जब सो के उठते हैं तो ब्रश ना करें उस वक्त। अगर आप ब्रश करके कुल्ली कर लेना, कुल्ली कर लें, सिर्फ गार्गल पानी करें, से, हाँ। सिर्फ पानी से गार्गल करें, और आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको जो है वो प्रॉपर ब्रशिंग क्योंकि करनी देखिए चाहिए। सोने से पहले आपने ब्रश तो किया हुआ ना, इसका आपकी मतलब है सारी जो चीज़ें, हाँ। खाने के रेजिड्यू होंगे वो निकल गए। नहीं होंगे। तो फिर अब आपने जब खाएंगे तो फिर रेजिड्यू residue, जमा होंगे ना, फिर आप उसको क्लीन करेंगे। और इससे आपकी जो मुंह की बदबू है, आप जब वो, किसी से बात bad कर रहे smell, हाँ। हैं, आपकी बैड स्मेल, इवन ये भी आपका पर्सनल हाइजीन का एक मामला है जो लोग बात नहीं करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर हमारे सामने कोई ऐसा बैठा हुआ है कि हमें स्मेल आ रही है बट वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई हम इट, बता ही नहीं सकते हम बता ही उसको। नहीं सकते, तो हाँ। आपको भी एक सेल्फ टेस्ट कर लेना चाहिए। कैसे करें वो? अपने हैंड को आपने फ्रंट पे रखें हाँ, और आप एक्सहेल करें और देखें कि आपको बेड स्मेल आ और रही है, और ये सूंघे भी आप कंट्रोल उधर हो से जाएगी अगर आप ब्रेकफास्ट के इमीडिएट बाद क्योंकि brush अक्सर करें। खुद को पता नहीं चलता ना कि आप क्या आपके मुंह से स्मेल आ रही है कि नहीं। कभी कभार आप बहुत देर तक मुंह बंद भी रखते हैं, उसके बाद एकदम मुंह खोलते हैं तो स्मेल आती है। जैसे रोजे में जब आप कुछ नहीं खा रहे होते उसके बावजूद भी एक स्मेल। और कोशिश करें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो माउथ वॉश भी यूज गार्गल कर सकते इतना महंगा नहीं होता माउथ वॉश, अब तो बहुत सारी ब्रांड्स का आ रहा है, मगर उससे बहुत हैं, वेरी रीजनेबल। और फिर वही बात, जैसे हमने कहा हम स्किन की केयर कर रहे हैं, तो आपकी जो है ओरल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हमारे यहाँ डेंटिस्ट को विजिट ही नहीं करते। इट इज़ रिकमेंडेड कि जब आपका यूजुअली जैसे रूटीन के हम बच्चों को चेकअप करते हैं, हम कहते हैं 6 मंथ्स पे और 6 इयर्स एंड 9 इयर्स पे आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट की गड़बड़ से भी मुंह से स्मेल आती है। ये भी एक मिथ है। ये मिथ है? अच्छा, यूजुअली जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे के मुंह से स्मेल आ रही है, पेट ख़राब है इसका। तो एक्चुअली आपकी गट से जो प्रॉब्लम होगी वो आपका गट रिलेटेड होगी। मुंह में आपके एक्चुअली आपका नेचुरल बैक्टीरिया होता है। ओके। तो वो, क्योंकि हम अगर वो वाली बात है, अगर हम उसको अपने फूड पार्टिकल के साथ नहीं मिलाएंगे, जैसे अभी आपने कहा हम रोज़े में बिल्कुल इतनी देर तक फास्टिंग करते हैं, तो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वो फूड पार्टिकल से हमारी एसिडिक सिक्रीशन मिलती नहीं है, तो वो स्पेसिफिक एक स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो बच्चा जब खाना खाता है तो वो सही ही हो जाती है। यूजुअली बच्चे आपने देखा पिकी ईटर्स होते हैं, ज़्यादातर माएँ उसको लिक्विड बेस्ड डाइट्स जैसे मिल्क है, सूजी है, इन्हीं पे रखना होता है, तो वो फूड पार्टिकल के साथ वो एसिडिक सिक्रीशन मिलती नहीं है, तो वो स्पेसिफिक एक ओडोर मुंह से आ रही होती है, जिसको पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये पेट की गर्मी की वजह से। वो ज़्यादातर कहते हैं पेट का इलाज करें। नहीं, बड़े बच्चे भी हों जैसे 11 साल के, 10 भी साल नहीं के। है, इट्स वेरी, ऐसा नहीं कोई है। ऐसा कोई नहीं है। वो आपकी ओरल हाइजीन एक अलग ही चीज़ है, आपको उसको करना होता है। हाँ, ये होता है कि कभी आपको इनडाइजेशन अगर है या डायरिया है तो उसकी वजह से फ्लैटुलस की स्मेल आपको फील होती है ओरल में, वो अदरवाइज़ नहीं। दूसरा ये कि जब भी आपको लगे कि जैसे स्मेल आ रही है, तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पर च्युइंगम है, कोई ऐसी कैंडी है जिसको आप खा लें ताकि आपकी स्मेल, ताकि आपकी वजह से थोड़ा दूसरों को पानी- तकलीफ। पानी सॉइल कर लें या कोई चीज़ पानी च्यू से कर क्या? लें। पानी पीने से भी थोड़ी देर सिक्रीशंस आपकी वो हो जाती है ना, सही हो ड्राई हो जाता है ना मुंह। हाँ। आप पानी पीते हैं तो उससे थोड़ा बेहतर हो जाता थोड़ा है। बेहतर। सिक्रीशंस आपकी हो जाती हैं। और फिर वही बात, आप डेंटिस्ट को ज़रूर से विजिट करें। जैसे आपने कहा माल अलाइनमेंट होती है टीथ की, तो अगर आप अर्ली विजिट कर लेंगे ना, तो वो अर्ली ट्रीटमेंट से चीज़ें बहुत सही हो जाती हैं। हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, जब वो कॉलेज में आते हैं, बेचारे खुद कहते हैं कि हमारी स्माइल ख़राब है, हमारा दांत टेढ़ा है, तो फिर जाते हैं। बड़ी चीज़ आप जो अक्सर आपने देखा होगा कि नीचे वाला लोअर जॉ आगे है और ऊपर वाला पीछे है। पीछे की तरफ है। ये आपको करेक्शन 10 साल की उम्र पे करानी है 9 इयर्स पे हाँ हो जाना ना? चाहिए। मेरी बेटी का था ये मसला। हाँ। 10 इयर्स पे उन्होंने कहा अगर आप इसको बाद में लेकर आती ये मसला सॉल्व नहीं हो सकता था। तो उन्होंने उसी वक्त उसका करेक्ट किया कि ये जॉ पीछे किया और आपका फेस भी स्ट्रक्चर Change हो चेंज जाता हो है। जाता चेंज है। होते। जैसे मैंने भी, मेरे बच्चे दो, यासर और मेरे दांत बहुत अच्छे, मगर हमारे बच्चों के आई डोंट नो, दोनों में गड़बड़ हुई दांतों की, दोनों के ब्रेसेस लगे हुए थे और वो 12 साल की एज से पहले उनको लगाने क्योंकि पड़े वो थे। ग्रोइंग बोन होती है ना, आपका मैंडिबल पे ग्रो कर रहा होता है, तो कहते हैं कि रिकमेंडेड का 14 ईयर्स से पहले, वो 9 ईयर्स पे। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ बच्चों को आपने देखा कि बच्चे में बड़े अच्छे दांत होते हैं, छोटे से जॉ में मोती की तरह पूरे में, लेकिन जब वो, क्योंकि उनका जॉ छोटा होता है और उसमें जब बड़े दांत आते हैं तो वो क्राउडिंग हो जाती है, तो फिर टीथ तो अपना स्पेस वो बनाएगा। आप ऊपर नीचे दांत कितने, आप कितनी ही प्यारी शक्ल की हो, लेकिन दांत अगर सही नहीं अलाइन होते, कैरियर
वाकई फेस चेंज और होता जब है। आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो आपका ब्रश भी सही तरह सही से नहीं हो पाता। हाइजीन उसमें डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो आपके फ्रंट के जैसे लग रहा है कि ओवर क्राउडेड, तो वो जो प्राइमरी टीथ हैं उसको पहले से रिमूव कर देते हैं और फिर उसको स्पेस दे देते हैं ताकि जो सेकेंडरी टीथ है वो अच्छे से स्पेसिंग करके आ जाओ, फिर पीछे की तरफ जो है वो जॉ एक्सपेंड प्रॉपर कर और लेता है। अगर आपकी स्माइल खूबसूरत हो ना, आपके दांत साफ हो, तो बस आप वैसे ही साफ सुथरे लगते हैं। अच्छा पता है एक और बेचारे लोगों के साथ किसी के साथ होता है कि उनका जो दांत का जो, क्योंकि दांत हड्डी है ना बेसिकली, वो थोड़ा सा ऑफ वाइट येलोइश होता है। वो जितना भी साफ कर लें दांत, वो एक हमारी मॉडल थी, वो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसकी येलोइश हड्डी थी दांत की। तो वो डेंटल सर्जन के पास गई, उसने कहा तुम्हारी ये हड्डी का कलर ही ऐसा है। तो वो या तो फिर उसके लिए भी वाइटनिंग के लिए भी, वाइटनिंग जैसे whitening होती फेशियल्स है, होते हैं veneers वैसे, आते हाँ हैं, वो आने लगे, ट्रीटमेंट्स आप करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाइट तो नहीं है, लेकिन जैसे बहुत येलोइश ऑफ वाइट होते हैं, कुछ लोगों की बनावट ऐसी है, तो हड्डी का कलर ही ऐसा है वो। उसमें वाइटनिंग आप ट्रीटमेंट्स करवा के उसको बेहतर कर सकते हैं। वाली बात आपको, जिस तरह से आपने पर्सनल हाइजीन में फिजिशियन के पास जाना है या ब्यूटिशियन के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास भी विजिट होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, चाय, और सिगरेट, कॉफी, बहुत ज्यादा स्टेन आते हैं। स्टेन आता है। वो हर 6 महीने के बाद प्लीज करवा लिया करें। या जैसे आपने अच्छा नहीं लगता, वरना दूसरा बात ये भी करते रिकमेंड, जैसे आपने नहीं सकता कोई भी कोई जैसे कॉफ़ी ली, चाय ली या ड्रिंक ली, तो उसके बाद आखिर में फिर आप एक नॉर्मल पानी से गार्गल करके या तो उसको स्पिट आउट कर दें या सॉलो कर लें, तो वो स्टे नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्योंकि हम चाय पीते रहते हैं, वही वाली बात है, मुंह तो वॉश नहीं करते, बस चाय अच्छा, पे। लेकिन वो हमारे कहते हैं जी गरम गरम चाय पिए, अब हम पानी नहीं ये भी मिथ पिएंगे। है, ये भी ये भी मिथ myth है। है, ये भी मिथ है। अच्छा हमारे यहाँ खवातीन की अक्सर लिपस्टिक माशाल्लाह दांतों पे लगी होती है, वो भी बहुत गंदी लगती है, मतलब बुरा लगता है अक्सर। तो उससे थोड़ा सा कैसे बचें? बस कोशिश करें। अच्छा लिपस्टिक लगाई, टिश्यू ले, टिश्यू से ऐसे कर, टिश्यू गोल बनाया, I couldn't do this on the screen, so I was like, नहीं टिश्यू से कर ले। टिश्यू से कर लें, कोशिश करें एक्सेस प्रोडक्ट ना लगाएं। और अगर आप बिल्कुल अंदर तक ना लगा। हाँ बिल्कुल लोग तो अंदर अंदर तक तक ना। लगा लेते हैं, बिल्कुल। भर भर के जो लगा रहे होते हैं, तो थोड़ा और स्पेशली रेड लिपस्टिक अक्सर आंटियों के दांतों पे लगी होती है। रेड तो अब भाई लिक्विड आ गया है, लिक्विड लगा लें, लगेगा ही नहीं कहीं। हाँ हाँ बिल्कुल मैट, हाँ लिक्विड मतलब मैट। हाँ लिक्विड मैट, लिक्विड मैट बिल्कुल। जिल्द की, मुंह की सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बीमारियां हैं वो साइलेंट किलर होती हैं। मुंह के कैंसर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और अक्सर वो खामोश कैंसर होते हैं, जब तक वो आपको सिम्टम देते हैं उस वक्त तक वो बॉडी में फैलना शुरू हो चुके होते हैं। ये पर्सनल हाइजीन की चीज़ों पे अगर हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं बड़ी। लोग जो सिगरेट और पान और छालिया कैफीन इनटेक, कॉफ़ी लवर्स, उनको हाँ उनको जो बहुत गुटखा जैसा ज़रूरी भी है, हमारे क्योंकि होते हैं बहुत। कैंसर जो है वो ज़्यादातर जो है वो खामोश रहता पान, छालिया और सिगरेट पीने वालों काश ये चीजें ओरल बैन हो कैंसर इज़ वेरी डेंजरस। कह रही हूँ काश के ये चीजें बैन हो जाएं, ये बनना ही बंद हो जाए, दुनिया से गायब हो जाए। लेकिन फिर कोई और चीज़ आ जाएगी भाई और चीज़ बीमारी। आ जाएगी। अच्छा परफ्यूम डजंट रिप्लेस हाइजीन। बहुत सारे लोग समझते हैं आप नहाए नहीं, कुछ नहीं किया, परफ्यूम लगा लिया और गुड टू गो, और गंदी स्मेल हो जाती है। और मिलकर कुछ और ही बनती है। ये पेरिस कॉन्सेप्ट है ना, फ्रांस में लोगों के पास जो है वो नहाते नहीं थे फ्रेंच, उन्होंने कहा परफ्यूम बना लेते हैं सो दैट इट कैन बी कंसील्ड। तो परफ्यूम सिर्फ एक धोखा है, एक लिबादा है जो आपने एक सर्टेन टाइम के लिए। अच्छा परफ्यूम भी दो, EDP एंड EDT का फ़र्क लोगों को नहीं पता होता। EDP इज़ लॉन्ग लास्टिंग वन। अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी कितना, 3 आवर्स 4 आवर्स। इवेंचुअली वो पर्सनल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से जो आपने चीज़ें पैदा कर ली हैं बॉडी में, वो उसको ठीक नहीं कर सकता। हाँ हाँ सबसे पहली चीज मैं कहूँगी फिटकरी, फिटकरी। यस मुझे पता था तो। फिटकरी प्लीज इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीनें स्पेशली जो वैक्स नहीं करवाती हैं और रेजर यूज करती हैं, रेजर के बाद सबसे ज्यादा गंदी स्मेल आती है आपके पास। प्लीज फिटकरी और इस्तेमाल जब करें। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब टीनेजर्स स्पेशली चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हो, तो उनमें से एक स्पेसिफिक ओडोर आती है अंडर आर्म से हमारे यहाँ, तो वो हम उस पर बच्चों को या बड़ों, मतलब अगर इनफैक्ट हम लोग बैठे भी हों किसी के पास से आते हैं, हम सब फील करते हैं, बट वी नेवर स्पीक कि ये है। उस पर भी हमें बोलना चाहिए कि अगर आ रही है तो एक तो आपको चाहे ड्यूड्रेंट हो चाहे परफ्यूम हो,
वो उस स्मेल को मिक्स करके कुछ अजीब ही चीज़ बन जाती है। तो आप मेरा वैसे पर्सनल ख्याल ये है कि हर किसी को अपनी स्मेल शायद अच्छी लगती है, हाँ। तो नहीं आती है, वो यूज्ड टू तो होते हाँ, हैं। तो मैं कह रही हूँ अगर आपको अपने पास से नहीं भी आ रही है ना, आप तब भी फिटकरी इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करें बिल्कुल। और फिर जैसे जिन लोगों के ये ओडोर का इशू होता है, एंटी प्रेस्पिरेंट, अच्छा हमारे कॉन्सेप्ट ये कि अगर हम इस बदबू को या पसीने को रोक देंगे तो कोई मसला हो जाएगा, नहीं। कुछ लोगों को जैसे स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उनको हम कहते हैं कि वो शावर ज़्यादा नहीं। इसी तरह से जब आप शावर लें तो फिटरी का वॉश करें। दूसरा, कोई एंटी प्रेस्पिरेंट ओडोर्स ड्यूडेंट्स आते हैं जो आपके इस जो सिक्रीशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे 6 to 8 आवर्स। पहले आप एंटी प्रेस्पिरेंट ड्यूडेंट्स लगाएं, उसके बाद फिर आप कोई और ड्यूडेंट और परफ्यूम लगाएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो Wash आपके के लिए। जुमले में है वो है 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 hours। उसके बाद वो काम करना नहीं बंद कर देगा। डेफिनेटली। आपने दोबारा वॉश करना है उसको और फिर दोबारा अप्लाई करना। और एक और चीज़ बहुत से लोगों के ये भी होता है जो ये स्मेल्स रहती हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पार्टी ड्रेस है या कोई कैजुअल ड्रेस है, वो पहना उसको फिर यूज़ कर लेते हैं, उसमें भी आपकी स्मेल्स रह जाती हैं। वॉश बॉक्स से नहीं किया ना। हाँ। अब जो पार्टी ड्रेसेस है, जो दबके Yes, सलमे वाले कपड़े हैं, वो तो आप कहाँ धोलते हैं इतना? एक दफा पहना, 2 घंटे पहना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपने 1-2 घंटे पहना और आपको लग रहा है कोई गंदा नहीं है, कम से कम धूप तो Yes, लगा उसको दो। आप क्या करें, सिर्फ हैंगर आउट करके उस जहाँ पे आपको लग रहा है इन एरियाज़ में स्मेल हो सकती है, वहाँ पे अच्छे से पहले उसको हैंग आउट करके उस जगह को ड्राई करें। उसके बाद फिर रखते वक्त उस पर वहाँ पे कोई परफ्यूम या कुछ लगा दें, ताकि जब आप वो रीयूज़ करें। या जब आपने नहा धो के साफ सुथरे उसमें पहना है और उसमें स्मेल नहीं डेवलप हुई है तो परफ्यूम ना लगाएं भले, लेकिन उसे उसको धूप ड्राई लगा करें, दें। ड्राई करना ड्राई बहुत करना ज़रूरी है। बहुत पसीना ज़्यादा आना एक बीमारी भी हो बीमारी है, सकता है जिसको हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। मॉडर्न डर्मेटोलॉजी में अब इसका इलाज मुमकिन है। पहले हम बोटॉक्स कर देते हैं ना आप लोग अंडर आर्म्स में। बोटॉक्स से लोग बड़ा डरते हैं निदा। हाँ। लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। बोटॉक्स के थेरेप्यूटिक यूजेस भी हैं। हम अक्सर पेशेंट्स को अंडर लेग, अंडर आर्म्स पे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, हम बोटॉक्स उनको वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं इन अ वेरी सेफर लिमिट। 1 साल के लिए आपको वहाँ एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं आती। अक्सर लोग राइटिंग नहीं कर पाते बिकॉज दे गेट एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन हैंड्स। तो हाथों का हाइपर हाइड्रोसिस भी बोटॉक्स से बहुत अच्छा ट्रीट है। अच्छा। पैरों में आते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, बहुत लोगों अच्छा के ट्रीट पैरों होता है। एथलीट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है हाँ, उससे। बहुत सारे फिटनेस टेस्ट वो पास नहीं कर पा रहे होते। पायलट्स हमारे पास बहुत आते हैं हाँ। कि दे हैव लॉन्ग ड्यूटी आवर्स Exactly. एंड दे गेट द स्वेटिंग सो मच, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब हो रही है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने लिए कोई स्टेप उठाना चाहें या डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहें। एग्जैक्टली। बहुत सारा कपड़े का मटेरियल हम ऐसे Yes. आम ऑफिस वेयर या बच्चों को स्कूल लेने जा रही हैं खवातीन या कोई भी, तो वो मटेरियल जॉर्जेट का एक कुछ ऐसा पहनती है जिसमें ज़रा सी भी स्मेल होती है वो बढ़ जाती है, एग्रीवेट कर देती है वो उसको। ये बहुत सी खवातीन हिजाब करती हैं, वो बाहर जाती है, वो गाउन्स तो पहनती हैं, लेकिन वो अच्छा कपड़े धोती नहीं है उतना- बुरके। वो नहीं धुलते, तो उसको भी डेली बेसिस पे वॉश होना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर आप वो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो जब आप कपड़े चेंज करें तो आपको जो अपने अपर गाउन्स हैं या स्कार्फ जो आप हेड कवर्स करते हैं उसको भी प्रॉपर वॉश करना है। लोग उसको वॉश नहीं करते, वो इसमें परफ्यूम लगाते रहेंगे तो वो आपके पसीने के साथ और परफ्यूम के साथ कुछ एक अजीब स्मेल करता अच्छा, है। खवातीन जो हिजाब करती हैं वो क्या गलतियाँ करती हैं अपने बालों के हवाले से? बहुत सारे लोगों को खुश्की हो जाती है और उनके बाल जो हैं वो उतने अच्छे नहीं रहते, क्या करना एक्चुअली चाहिए? देखिए, हाँ, स्किन हमारी ब्रीथ करती है ना, तो हम जब हिजाब करते हैं तो हमारे हेड के जो हेयर्स हैं, फॉलिकल्स, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो इट्स यूजुअली रिकमेंडेड कि जो हिजाब करते हैं वो, अच्छा ये है कि हम हिजाब वाली खवातीन अक्सर देखा गया है कि वो हेयर वॉश भी नहीं करती, ऑयलिंग हुई हुई, क्योंकि हिजाब है, लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है कि अगर आप हिजाब कर रहे हैं तब भी आपने अपने हेड को अच्छे से वॉश करना है। तो इसी तरह से जैसे स्किन की सैलिसाइलिक प्रोडक्ट्स आती हैं, ऐसे हेड की भी सैलिसाइलिक प्रोडक्ट्स आती हैं जो आपकी जो सीबम प्रोडक्शन होती है इसको कंट्रोल करती हैं। तो उससे आपको जो इची स्कैल्प, क्योंकि हेयर कवर करने से आपको इची स्कैल्प भी हो सकता है ना, स्वेट करते हैं, तो वो इची स्कैल्प को बेहतर करेगा। आप हिजाब अगर जैसे शिफॉन का अगर कवर करें तो आपको इनर लाइनिंग में पहले कोई कॉटन की कैप या कोई इस तरह की चीज़ पहने जो आपकी जो स्किन है उसको एकदम से जो है वो बाउंडिंग ना करे और वो प्रॉपर रहे, ड्राई भी हो ना, ड्राई पहले भी हो। अच्छा से। और हेयर जब भी जैसे होता है, हमने फ़ौरन से हेयर वॉश के गीले बालों को रैप कर लिया तो वो आपको डेंड्रफ भी करेगा, स्मेल भी करेगा, इची स्मेल भी करेगा। और फिर प्रोलॉन्ग टाइट हिजाब नहीं बांधते आप, क्योंकि हिजाब आप टाइट बांधते हैं तो वही बात है, आपके हेयर फॉलिकल प्रेशर होते हैं, वो फॉलिकल टूट सकते हैं। और हिजाब अगर जैसे आप किसी जगह बैठे हुए तो थोड़ी देर के बाद आप हिजाब को लूज़ कर लें या उसको रीसेट कर लें, तो इस तरह अच्छा, मैंने तो पुराने लोगों को ये भी देखा है कि पुराने लोग अक्सर हेयर वॉश करके उसके बाद उसको जूड़ा बना देते हैं। जी, और अब वो सूखेंगे कैसे? वो शेफ्ट आपके टूट जाएगी। कि गीला बाल रखना इज लाइक आप बैक्टीरिया को बुला रहे हैं बाल पे चिपकने के लिए। इट्स लाइक दैट। बाल हमेशा आप नहाएं, उसके बाद आप ड्राई करें। अक्सर लोग
बाल गीले होते हैं और वो सो जाते हैं रात को नहा के ना, गीले बाल लेके सो गए। मैं ड्रायर से वो बहुत सोर्स भागती ऑफ हूँ। इन्फेक्शन है स्किन के लिए भी और जिस पे आप रख रहे हैं उसके भी, क्योंकि वो बैक्टीरिया फॉरन से आपका वेट इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, चाहे वो हेयर हो चाहे वो स्किन हो। तो जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि हम कहते हैं अगर आप इन रश हैं तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा हेयर ड्रायर से या ब्लो ड्रायर से उसको ड्राई करें। अच्छा, ब्लो ड्रायर से लोगों को डर लगता है कि बाल डैमेज हो जाएंगे, लेकिन वो गीले बाल टाइट से बांध के वो कवर करते हैं। नहीं, लेकिन ब्लो ड्राई की सेटिंग्स में Yes, ठंडी हाँ, हवा ठंडी हवा होती है। है। Yes. अगर आप ब्लो ड्राई यूज़र हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गीले बाल को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हीट वाली हीट से ही ड्राई करें। देयर इज़ एन ऑप्शन कूल हवा का, वो आप लगाएं ताकि आपके बाल एटलीस्ट गीले से सूख तो जाए ना, कम से कम आप बैक्टीरिया को खुद तो इनवाइट ना करें ना। बिल्कुल। और नीचे वाले भले से ना भी जो आपका हेड का एरिया है ना, फॉलिकल्स जहाँ पे, एटलीस्ट उसको- हाँ, जस्ट द उसको dry स्कैल्प, करना। हाँ स्कैल्प को ड्राई करें आप, क्योंकि बहुत से लोगों के लॉन्ग हेयर्स होते हैं, कहते हैं नहीं नीचे वाला अगर आपका हेयर ड्राई नहीं भी हो तो इट्स नॉट एन इशू। जो आपका फॉलिकल जो शेफ्ट का एरिया है जो सर के ऊपर है उसको प्रॉपर क्योंकि ड्राई। नीचे अच्छा, वाले अब मैं बहुत ज़रूरी सवाल करने वाली हूँ। अक्सर आप देखेंगे नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, इस तरह की जो आदत डेवलप हो जाती है, चाह के भी आप जो है ना वो हाइजीन का ख्याल रख नहीं पाते। जाहिर है अगर आप नेल बाइटिंग करें तो सारा गंदा, पता है बड़े बड़े बच्चे ये कर रहे होते हैं, उनकी हैबिट डेवलप हो won't believe आप, सारा मेरे पास गंदगी कल जा ही एक मेरा mother बेटा आई ये है, नेल बाइट मेरा बेटा भी। मेरे पास तो कल एक मदर आई उसके अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए ना, और मैंने प्रिस्क्रिप्शन रख के उसके सामने, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग हर, यू वोंट बिलीव उसके यहाँ तक नेल बेड नहीं था। तो मैं सब कुछ छोड़ के मैंने उससे कहा तुम नेल बाइटिंग करती हो? कह रही हाँ मैं नेल बाइटिंग करती हूँ। तो ये हैबिट ऐसे सोचे वो पेरेंट्स है और उसके आदत ये स्किन शुरू हो जाते हैं जी खाना बिल्कुल में से। हाँ डैमेज हो जाती मैं है ना। परेशान हो गई हूँ कैसे अच्छा, छुड़वाऊं? क्या यूजुअली तो देखिए नेल बाइटिंग यूजुअली तो ये होता है कि बच्चों में अगर हम बात करते हैं तो ये आयरन डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो अल्लाह मैंने नेचुरल सोच रखी है कि अगर आयरन डेफिसिट होगा तो बच्चा मट्टी, पेंट, नेल बाइटिंग ये सब शुरू करता है। तो वही वाली बात, आप उसको डिवॉर्म करके उसके आयरन के स्टोर्स को अच्छा करें। कुछ लोग एंजाइटी में जो है वो नेल बाइटिंग करते डिवॉर्म हैं। कैसे करें हम? कीड़ों की दवा जो होती है ना, जैसे उसका मतलब उनके पेट में कीड़े हैं अगर वो यूजुअली नेल आयरन के लिए हम रिकमेंडेड ये करते हैं कि पहले आप डिवॉर्मिंग करें ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। तो पेट की कीड़ों की दवा डिवॉर्मिंग की क्या दवाई होती है? दवा होती है बहुत कीड़े से मारने के नहीं, बचपन में हाँ, माँ बाप माँ ने बहुत खिलाते थे। खिलाई है पिलाने हमें। की, हाँ, जैसे वर्मॉक्स है, जेंटल है, कैटेक्स है, दीज आर 3 प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं। वो फिर हम पूरी फैमिली को एक साथ से डिवॉर्म करते हैं और फिर आयरन की सपोर्ट देते हैं डाइट के अंदर भी और सप्लीमेंट के अंदर। अब जिनको एंजाइटी और स्ट्रेस में, या जैसे थंब सकिंग में भी बच्चा ये होता है कि वो क्योंकि प्रॉपर खा नहीं पा रहा होता है तो वो अपनी स्किन से, स्किन को जो है ना वो टेस्ट आ रहा होता है, उसको एंजॉय कर रहा होता है। तो उसमें तो हम ये कहते हैं कि जैसे थंब को आप फिंगर के साथ टेपिंग कर दें ताकि वो मुंह में ना जाए। जो ओरल कैविटी है उसके साइज़ से बड़ा उंगली का साइज़ कर दें तो बच्चा थंब सकिंग नहीं करेगा। लेकिन यूजुअली पेरेंट्स कहते हैं अच्छा कुछ नहीं कर रहा तो थोड़ी देर तो करे। इस आदत को जितनी अर्ली एज में आप डिसकंटिन्यू करेंगे ये अच्छा रहेगा। नेल बाइटिंग वाली हैबिट जो है ना ये एंजाइटी में भी होता है, स्ट्रेस में भी होता है। बच्चे अगर या अडल्ट ये गेम खेलते हुए बच्चे में डेवलप Yes, हुई है हाँ, ज़्यादा, ये तो उस वक्त एंजाइटी स्ट्रेस होता है ना, तो आप कोई ना कोई सोर्स ढूंढ रहे होते हैं कि अपने स्ट्रेस को कहीं से रेसिप्रोकेट करें। तो उसमें ये होता है कि जो हम कहते हैं जिनको आदत है तो वो हम कहते हैं कि आप अपने हैंड्स को ऐसे जैम कर लें जिस वक्त आपको दिल चाहे कि आपने नेल बाइटिंग करना है, एंड स्टार्ट काउंटिंग। बच्चों में तो हम ये ट्रीटमेंट कराते हैं कि आप काउंट करें क्योंकि आपको डाइवर्जन चाहिए, माइंड को, आपका ब्रेन जो है ना वो उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाए कि मुझे ये चीज़ करनी है। या तो आप बिल्कुल बैठे रहे इंतजार में, जैसे ही नेल थोड़ा सा बड़ा खाने के काबिल हुआ ट्रिम कर दें, या तो ये करें। ये करें। ट्रिमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली जिनको बाइट की आदत होती है ना वो नेल बेड को भी खा जाते हैं। Exactly. क्योंकि वो स्ट्रेस आउट हो रहा होते हैं या एंजाइटी होती है या ये सब कॉन्शियसली हो रहा होता है। तो उसमें वही बताया कि अपने आपकी एक्सरसाइजेज होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस बच्चों को कराते हैं, अडल्ट्स को भी कराते हैं। ये थेरेपी से ज़रूर यूजुअली जाता है, तो इसके लिए तो फिर थेरेपी थोड़ी करानी जैसे पड़ेगी। मेरी बेटी भी खाती थी, उसको क्रेलिक्स करा दिए, जान छूट गई मेरी। वो तो फिर हाँ फिर वो बेफर्क पड़ा उसकी आदत। कॉन्शियस हो गए ना। देखिए वही डाइवर्जन हो गया ना, अब उसको पता चला कि मैं ये करूँगी, दीज आर मोर ब्यूटीफुल, तो मैं खाऊंगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो बच्चों को भी डाइवर्जन्स पे लेकर जाना बेटे के तो क्रेलिक्स नहीं करा। बट कम टू एक्रेलिक्स के साथ जितना बैक्टीरिया आपके नाम Oh में my बैठा God. होता बहुत है, ज़्यादा है। बहुत सारी लड़कियां, अब तो एक्रेलिक्स हैज़ बिकम सो कॉमन कि एवरी अदर गर्ल हैज़ एक्रेलिक नेल्स और जेल नेल्स। अब वो भूल जाते हैं कि आपके नेल के ऊपर एक मटेरियल लग रहा है और उसके बीच में एक स्पेस है। लॉट ऑफ नेल आर्टिस्ट आर नॉट सो गुड। तो वो होता क्या है कि अगर आप किसी अच्छे नेल आर्टिस्ट के पास नहीं जा रहे तो वो बीच में जो स्पेस है वो लिफ्टिंग के थ्रू बनता है। अब कभी कभी क्या होता है कि अच्छा मेरी जो रीफिलिंग है उसका टाइम है अभी 15 दिन में,
तो 15 दिन अगर हल्की सी साइड पे कहीं से लिफ्टिंग हो भी रही है तो मैं उसको रहने दे रही हूँ और फिर मैं उसी के साथ खा रही हूँ, उसी के साथ सारे काम कर रही हूँ, वो अंदर मटेरियल जमा हो रहा है। और लॉट ऑफ टाइम्स आप जैसे देखें कि अक्सर आप देखेंगे कि आपने एक्रेलिक उतारा, द मोमेंट आपने उतारा आपको नीचे वाले नाखून पे एक बहुत बड़ा फंगल वो नज़र आ गया। अच्छा, फिर लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि क्लाइंट कहता है इसी फंगल नेल के ऊपर आप हमें दोबारा कर दें, बिकॉज अब उसको और बुरे लग रहे होते हैं अपने नाखून। सो बेसिकली ये तमीज़ भी लोगों के अंदर नहीं है कि एक्रेलिक एक सेट लगाने और दूसरे सेट लगाने के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ का ब्रीदिंग टाइम होना चाहिए। और अगर आपने सेट लगाया है और अगर कहीं से उसकी लिफ्टिंग हो रही है या आपको लग रहा है कि दोनों नाखूनों के बीच में कोई जगह है जिसमें मटेरियल जमा हो रहा है, आप फ़ौरन से जाएं उस नाखून को उतरवा के दोबारा से लगवा लें, क्योंकि जितना वो अंदर मवाद जमा होगा वो उतना ज़्यादा बैक्टीरिया करेगा और वो आपके अपने नाखून को ख़राब कर रहा होगा, फंगस इकट्ठा कर रहा होगा और लॉट ऑफ टाइम्स वो पस में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। सो यू नो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो ख़वातीन एक ब्रेक के बाद आके sure, फिर इसको हाईलाइट करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पर्सनल हाइजीन को हम आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अवेयरनेस नहीं ख़वातीन को है। तो आ जाओ भाई, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है अब शुरू करो। मैं तो नहीं बोल रही। मुझे एक्चुअली याद इसलिए आया था कि वो गीले बालों की बात हो रही थी, तो गीले कपड़े जो है स्पेशली ख़वातीन, बच्चों के क्या बड़ों के भी स्पेशली गीले नहीं होने चाहिए। यानी पसीना आ जाए, डिस्चार्ज हो या कोई भी नहीं, आप वॉश करते हैं ना, आप वॉश करने के बाद सबसे ज़्यादा गीला हो जाता है ना, तो वो तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है ड्राई करने का, टिश्यू पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जर्म्स उसी से और सबसे ज़्यादा बीमारियां आपकी उसी से फैलती हैं। फंगल ग्रोथ, गीले वेट इन्वायरमेंट में फंगल ग्रोथ होती है। इसी तरह हमने नेल्स की बात की थी। क्यूटिकल्स रिमूव किए जाते हैं। क्यूटिकल्स अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है जो आपको किसी भी फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ से रोकती है, गंदगी को होने से रोकती है। एक्रेलिक नेल्स पे बात हो रही थी। हम यूजुअली सोक ऑफ नेल्स रिकमेंड करते हैं ताकि वो इजीली शेड ऑफ हो जाएं, क्यूटिकल्स को रिमूव ना करवाएं। एक सब्सटेंस होता है एक्रेलेट्स जो कि हार्डनिंग ऑफ एक्रेलिक्स के काम आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्रेलेट्स आपको रेडनेस करा रहा है, क्रैकिंग करा रहा है, ब्रिटलनेस कर रहा है, जस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर बिकॉज दैट नीड्स टू बी चेक। एक्रेलिक नेल्स की अब पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन उस पर केयर नहीं होती। जी, तो मुझे बताएं, आपने जैसे कहा कि क्यूटिकल्स रिमूव ना करवाएं, अब जब तक क्यूटिकल्स रिमूव नहीं होते आपके नेल्स अच्छे नहीं क्लीन सफाई नहीं लगते। लगते, तो उसका फिर क्या वो है? सी लेस इज़ मोर। अगर आप क्यूटिकल्स को रिमूव 100% करवा देंगे तो आपने एक नेचुरल बैरियर बेसिकली अब एक लाइन छोड़ दें। यस, आपने यू हैव टू लीव अ थिन दूसरी लाइन। अब बात है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हैं, कोई सस्ती सी क्रीम भी लगा रहे हैं तो क्यूटिकल्स इतने रिमूव ज़्यादा करने की डेवलप ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है हाथ में क्रीम लगाने का, अच्छा अब जाके कॉन्सेप्ट हुआ है जी, अच्छा जी सन ब्लॉक या मुंह पे थोड़ा क्रीम लगाने का, लेकिन हाथों पे क्रीम लगाना तो हमारे है ही नहीं फैशन में। अच्छा, बहुत कम लोग। नेक एंड हैंड्स आर द फर्स्ट एजेंट्स जो आपकी एज दिखा रहे होते हैं, क्योंकि आपके हैंड्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। आप उसका केयर नहीं करते। आप नेक, आपने देखा होगा अक्सर लोगों के चेहरे तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन नेक पे काम नहीं हुआ होता, नेक का ख्याल नहीं रखा जैसे हुआ मुझे आदत नहीं है हाथों पे क्रीम लगाने की, अब जाके थोड़ी बहुत हुई है तो आपके हाथ ज़्यादा बुढ़ापा नज़र आ रहा होता है। हाथ पे। मैं collagen क्या use करती होता हूँ, मैंने अपना एक ट्रिक रखा हुआ है कि मेरा जहाँ हैंड वॉश है उसके बराबर में ही हैंड क्रीम है। ओह गुड। आपने इधर धोया, साफ किया और फिर फौरन से एक ड्रॉप लेके लगा ले तो आप बाथरूम से हैंड क्रीम के बगैर निकल नहीं रहे। नंबर 1। वेरी गुड आइडिया। और अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि हम सबको ही पता है कि स्किन हमारा सबसे बड़ा मेजर ऑर्गन है बॉडी का, तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लगाना है। वरना यूजुअली हमारे होता है कि सर्दी है, ड्राई वेदर है तो ही मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल। है। अब इट्स अ पार्ट ऑफ केयर कि आप जब भी जैसे आप शावर ले रहे हैं या बाहर आ रहे हैं तो फ़ौरन से जो है आपने स्किन को मॉइस्चराइज। यूजुअली देखा गया कि हमारे हाथ और पैर ज़्यादा ड्राई होते हैं क्योंकि वो हम स्वेट ज़्यादा वहाँ पे कर रहे होते Exposed भी होते हैं। एक्सपोज होते हैं, कवर होते हैं। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग सॉक्स पहनते हैं, शूज़ के साथ कवर्ड रहते हैं, तो जब वो सॉक्स ऑफ करें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, तो उनको अपने पैरों को प्रॉपर वॉश करना चाहिए, ठीक है। और वो सॉक्स दोबारा रीयूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत से होते हैं कि आज हमने कुछ घंटे पहना है फिर दोबारा पहन लेंगे, तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन आपके बहुत ग्रो करते हैं। और जिस आप तरह क्या कह रही थी? सॉरी।
यही बात कर यही रही थी कहते मैं अच्छा बीच मैंने में। कहा मैं बीच में शायद कट हो गई जी जी तो सॉरी वो क्यूटिकल जाली हो या जो भी आपका बैक्टीरिया आपका हमेशा जो है ना वो ऐसी जगह पे होगा जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, जैसे वेट बहुत होगा तो, या बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, या आपकी स्किन ब्लीच हुई है। बहुत से लोगों को देखें पैरों में क्रैक्स होते हैं, है ना। आप उसको हल्के से सिर्फ बेसिक चीज़ें पेट्रोलियम जेली आप लगा लीजिए रात को अपने पैरों को मॉइस्चराइज करके। रूटीन केयर में ये भी होना चाहिए कि जब आप बेड टाइम पे जाएं तो अच्छे से फेस वॉश करके ब्रशिंग करने के बाद एक पूरा मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पे, नेक पे, हैंड पे और फुट पे लगा के आप सोएं, तो उससे एक मसाज भी मिलेगा, आपको रिलैक्स भी रहेंगे, डीप स्लीप भी आएगी और क्लीनिंग भी आपकी अच्छी लेकिन रहेगी। also जाते जाते moisturizing आखिरी का- बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी, अपने अंडर गारमेंट्स एवरी डे चेंज करें। हाँ। बहुत ज़रूरी है, या। बहुत ज़रूरी है। बीमारियों के जड़ है ना फिर या क्रैक्स की जहाँ तक बात हो रही थी, क्रैक्स वहाँ तक पहुँचते ही क्यों हैं? अगेन एवरी डे मॉइस्चराइजिंग नहीं होती। अच्छा, मॉइस्चराइज़र का ये भी होता है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि जो बॉडी वॉश या हैंड वॉश हम यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर क्लेंजिंग एजेंट्स हैं जो कि एक्चुअली एक सर्टेन लेवल ऑफ ड्राइनेस आपके हाथों को या बॉडी को दे रहे होते हैं। तो शावर से निकलने के बाद मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन लगाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बॉडी वॉश आपने यूज़ किया है उसने आपके नॉर्मल नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप आउट किया है, तो अब आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक अच्छे चीज़ है। मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं, उसमें बाकायदा पेप्टाइड्स, टॉपिकल एक्सोसोम बेसिकली रीजनरेटिव होते हैं, आपकी स्किन को रिपेयर कराते हैं। जी। तो अब टॉपिकल एक्सोसोम्स आ गए हैं कि ओके यू आर नॉट इनटू इंजेक्टेबल्स, आप इंजेक्ट नहीं करवा पा रहे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, जस्ट गेट इट एवरी 4 आवर्स। क्या मतलब अब ऐसे मॉइस्चराइजर्स आने लगे हैं निदा जिनके अंदर पेप्टाइड्स टॉपिकल पेप्टाइड्स और टॉपिकल एक्सोसोम्स हैं। ठीक है, उनकी पोटेंसी वो नहीं है जो इंजेक्टेबल एक्सोसोम्स की होती है, लेकिन वो आपके रीजनरेटिव मैकेनिज्म को स्टिमुलेट कर देते पता है डॉक्टर साहब, एक्सटर्नल पेप्टाइड्स की नॉलेज यहाँ पे लोगों को है ही नहीं। एक्सटर्नल पेप्टाइड्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हैं। पेप्टाइड्स आजकल के ब्यूटी कॉन्सेप्ट है ये, दे आर सो मच इनटू इट। एक्सटर्नल एक्सोसोम्स लगाना, एक्सटर्नल पेप्टाइड्स लगाना, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स आ गए। और यहाँ मैं एक बात भी बात में ऐड करूँगी कि जो ड्यूरेशन ऑफ बात है ना, टाइमिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से बात लेते हैं तो वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है जी। और बहुत प्रोलॉन्ग बात लोग ले रहे होते हैं उससे भी हमारी स्किन ड्राई होती है। तो आपको हार्डली है कि 3 to 5 मिनट्स के अंदर आपने अपनी बॉडी शावर कंप्लीट ले लेना चाहिए। ड्यूरेशन बहुत काम करता है। चलो मैक्स वो नहीं, वो तो max एयर 10 to कंडीशनर 15 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। घंटों आप लगे होते हैं ना बाथरूम में, कुछ लोग शावर के नीचे शावर एंजॉय कर रहे हैं। यस। और दूसरी बात है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हॉट शावर में और पता है हॉट वाटर जितना आप Skin को बता damage सकती हैं, करता है। स्किन को डैमेज करता है। Dry करता है ना वो। हमारी आदत है कुनकुना गर्म पानी से नहाने की, ठंडे पानी के नीचे नहीं जाते हम नहाने के लिए। ये भी एक इशू है कि आपको ये नहीं पता कि हॉट वाटर आपका कितना स्किन बैरियर डैमेज कर रहा है। वो आपके पोर्स को भी खोलता है। कोल्ड वाटर या नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो आपके पोर्स को क्लोज करता है और स्किन को आपकी रीजनरेट करने में हेल्प आउट करता है। जिन औरतों को मेरे पास जो आती हैं जिनको स्कैल्प में ऑयल का शिकायत होती है, वो अक्सर आपने ख़वातीन को कहते हुए सुना होगा कि जी मैं तो शावर लेती हूँ, मैं तो दूसरे दिन तक इतना बाल ऑयली हो जाता है कि मुझे तो रोज़ शैम्पू करना पड़ता है। लॉट ऑफ टाइम्स उसकी वजह सिर्फ हॉट वाटर होता है, सिर्फ हॉट वाटर होता है। क्योंकि आपके जो है स्कैब की सीबम प्रोडक्शन है वो एग्रीवेट हो जाती है हॉट वाटर से, तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है। वो ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टाइमिंग्स। और दूसरा एक जो हमारे से नॉर्मल वाटर, लेकिन अगर जैसे ये जो क्लोरिनेटेड वाटर होता है जो कुएं का या बोरिंग का पानी, उससे भी आपकी स्किन और बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। अगर आप उससे बात ले रहे हैं तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आपके पास ठीक है पानी की शॉर्टेज है, आप उससे बात लेने के बाद आखिरी में एक लास्ट डो जो है वो आप नॉर्मल टैप वाटर जो नॉर्मल वाटर से लें, ताकि वो जो उसका क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन से वॉश आउट हो जाए। उसके बाद फिर आप अच्छे से ड्राई करके मॉइस्चराइज कर लें तो स्किन बेहतर होती है आपकी। भाई एक कॉन्सेप्ट है ना, आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो बाहर तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूल में जाने से पहले और जाने के बाद आप साफ पानी से आपने शावर लेना ही लेना है, क्योंकि वो क्लोरीन आपको उतारनी है अपनी बॉडी में। या जैसे बहुत से लोग आजकल वेकेशन से फार्म हाउस जा रहे होते हैं, सब जगह, तो वहाँ पे पूरा दिन बच्चे सब होते हैं, उसके बाद सब आते हैं, उनको या तो स्किन डैमेज, फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है, ड्राइनेस हुई होती है, कोई जो अल्सर्स होते हैं, पिटिगो वगैरह इस तरह की इन्फेक्शन। तो ये प्रोटोकॉल्स भी पर्सनल हाइजीन, हाँ वो आपकी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के हाँ करना पड़ता है। सो भाई ये था हमारा, हमने कोशिश की आज बहुत सारे मिथ्स दूर करने की, बहुत सारी चीज़ें आपको अनलर्न करवाने की और बहुत सारी चीज़ें लर्न करवाने की। तो देखिए ये प्रोग्राम आपकी हेल्थ के लिए, आपके घर वालों की हेल्थ के लिए था।
अगर आप इस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे इसको अपनी ज़िंदगी पे, आपका ही फ़ायदा होगा। वरना मैं तो कर रही हूँ, मेरा जो फ़ायदा है वो तो मैं कर रही हूँ, कि आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आज ये पूरा पैनल बैठा है। तो अगर कोशिश करें इसको अप्लाई करने की और हमें दुआएं दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू आप सबका, खुदा हाफिज़।